हमारा मैन कैरेक्टर और उसकी बहन के पास वो एबिलिटी थी जिसका हर कोई सपना देखता है, इमोर्टैलिटी। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि ये कोई ब्लेसिंग नहीं थी, ये एक कर्स था। सालों तक वो लोग फंसे रहे, उन्हें अनइमेजिनेबल दर्द सहना पड़ा। एक ऐसे गिल्ड ने उनका शिकार किया जो खुद को ह्यूमैनिटी का सेवियर बोलता था, लेकिन रियल में वो मासूमों पर हमला करने वाले मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्होंने हमारे मैन कैरेक्टर और उसकी बहन को बार बार मारकर एक्सपी पाने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी नजर में वो दोनों सिर्फ उनके ट्विस्टेड गेम के टूल्स थे, खत्म न होने वाला दर्द, खत्म न होने वाली सफरिंग। लेकिन एक दिन उन दोनों भाई बहन ने आखिरकार भाग निकलने की हिम्मत जुटा ली। उनके दिलों में बदले की आग जल रही थी, और अब हमारा मैन कैरेक्टर किसी भी हाल में सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। दुनिया को दिखाएगा कि ये इम्पोस्टर्स असली में क्या हैं और उन्हें उनके किए की सजा देगा। एक काला फोर्ट्रेस लाल आसमान के नीचे खड़ा था, उसकी स्पायर्स घूमते बादलों को चीर रही थी, ऊपर ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। माहौल में एक ओमिनस सी फील पैदा कर रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अंदर एक क्लोक्ड शख्स ने आग का एक ऑर्ब बनाया जिसका स्कॉर्चिंग पावर पूरे कमरे को भर रहा था। वहीं वॉरियर्स परछाइयों में छिपकर बैटल की तैयारी कर रहे थे। फिर सोर्ड्समैन सेयाइशिकी आगे बढ़ा। बैटल शुरू हो गई। एक तेज सांस लेकर उसने वॉरियर्स पर अटैक किया। उसके आसपास ब्लू एनर्जी का एक तूफान सा उठ गया और उसकी सोर्ड की स्ट्राइक किसी को नहीं रोक पा रही थी, जबकि वो डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने मुड़कर अपने साथी वॉरियर चिकारा कांगो को चिल्लाकर अटैक का सिग्नल दिया। चिकारा ने तुरंत एक फायरी वुडन ब्लॉक डीमन लॉर्ड पर फेंका, लेकिन डीमन ने आसानी से डॉज कर लिया और उन्हें मॉक करते हुए पलटकर फायरी ब्लास्ट मार दी। तभी गिल्ड मेज एसागर आगे आई और आइस शील्ड बनाकर अपने साथियों की जान बचा ली। उसकी कोल्ड बैरियर ने डीमन की स्कोचिंग फ्लेम्स को रोक लिया। तभी सपोर्ट मेंबर टोरा ए भागता हुआ आया और बोला कि शील्ड के बावजूद दोनों वॉरियर्स चोटिल हो गए हैं। बिना देर किए उसने उन्हें हीलिंग पोशंस पकड़ा दिए। इसी बीच हेरूडो ने अपना फाइनल मूव किया और अपनी सोर्ड की इमेंस एनर्जी छोड़कर डीमन लॉर्ड पर एक डेवास्टेटिंग अटैक मारा। इतने में शहर में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि एस रैंक हंटर गिल्ड प्याकुरिन ने इन्फर्नल डीमन किंग को हरा दिया है। भीड़ खुशियों से चिल्लाने लगी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गेट्स और क्रिएचर्स आए हुए लगभग 200 साल हो चुके हैं। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर गिल्ड फाइट लॉर्ड स्टेमन लॉर्ड्स को हराने के लिए हीरोज की तरह प्रेज किया जा रहा था। सीन लाइव ब्रॉडकास्ट पर चला गया, जहां रिपोर्टर सर्डोन बाइकुरिन के मेंबर्स का इंटरव्यू ले रहा था। रिपोर्टर ने उन्हें बधाई दी, जिस पर कीरो हेरोडो ने हम्बल होकर कहा कि ये सब दुनिया भर के लोगों के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। भीड़ में से किसी ने पूछा कि वो लोग एस रैंक होते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। हेरोडो ने मुस्कुराकर कहा कि ये सब डेली ट्रेनिंग का रिजल्ट है। सीन गिल्ड हॉल में शिफ्टेड हुआ, जहां मेंबर्स मजाक करते हुए अपने रिगरस डेली ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। लेकिन हेरूदो अचानक एक सिनिस्टर स्मर्क के साथ बोला कि ये सब जरूरी है। उसने अपनी तेज नजर उन सिबलिंग्स किरियो मकोतो शिन और किरियो मनोरी शिन पर डाली जो जंजीरों में बंधे हुए थे। उन्होंने मकोटो और मिनोरी को पकड़कर, जो इमॉर्टल सिबलिंग्स थे, बार बार मारकर एक्सपीरियंस फार्म किया था। ठंडे एक्सप्रेशन और मॉकिंग टोन में हेरूडो ने पूछा कि क्या वो लोग उसकी बात से अग्री करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स कहा। थोड़ी देर रुककर उसने कैजुअली बोला कि शायद उन्हें मॉन्स्टर्स कहना थोड़ा हार्श होगा। वो हंसा और आगे बोला कि उन्हीं की वजह से गिल्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ है। फिर बिना हिचकिचाए हेरूदो ने मकोटो पर अटैक किया और कहा कि वो इसका बहुत आभारी है। उसकी सोर्ड ने मकोटो के चेहरे का एक हिस्सा ब्रूटल तरीके से काट दिया। हेरूदो ने बताया कि पौधों, जानवरों या आम लोगों को मारने से एक्सपीरियंस नहीं मिलता। लेवल अप करने के लिए क्रीचर्स को मारना पड़ता है। लेकिन उसने बताया कि एक एक्सेप्शन है, द अनडाइंग। मकोटो का कटा हुआ आधा चेहरा वापस जुड़ गया और उसी पल हेरूदो लेवल अप हो गया। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ गई और वो अपनी ब्लडी सोर्ड चाटते हुए बोला कि अगर वो ऐसे लोगों को मारें जो बार बार रिवाइव हो जाते हैं, तो वो इन्फिनिटली लेवल अप कर सकते हैं। इससे आसान क्या होगा। बाकी गिल्ड मेंबर्स भी उसी तरह की इविल स्माइल्स लिए भाई बहन को घूर रहे थे, रेडी टू अटैक। फिर उन्होंने दोनों को इंटेंस रेज और ओवरवेलमिंग एनर्जी के साथ ब्रूटली टॉर्चर किया। हॉल खून के दागों से भर गया। लंबे टॉर्चर सेशन के बाद हेरूडो ने स्मर्क करते हुए कहा कि आज भी ट्रेनिंग सेशन बढ़िया रहा। शिकारा ने बोला कि उसके लिए अब भी काफी नहीं है, उसे और स्ट्रांग बनना है। बाकी लोग थक चुके थे और बोले कि वो आज के लिए डन है। तभी तू अपने लैपटॉप पर कुछ खोज रहा था। चेहरे पर टेंशन साफ थी। इशिकी ने उसकी परेशानी पूछी। तोरू ने कहा कि उसे पॉइजन डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है। इशिकी ने उसे रिलैक्स रहने को कहा और मजाक में बोला कि तू बहुत हार्ड वर्किंग है, उसे थोड़ी फन कर लेनी चाहिए। तू हंसा और बोला कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक उसने मनोरी के बाल पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बोला कि वो ही उसके लिए काफी है। उसने उसे अपनी प्रेशियस डॉल कहा और कैजुअली बोला
कि उसने लगभग सब कुछ कर लिया है। कमरे के दूसरे कोने से हेरूडो ऊपर से यह सब देख रहा था और बोला कि यह सब रिपीटेटिव हो गया है। उसने मनोरी की तरफ गुस्से से देखा। हेरूडो पीछे से आया और बोला कि तू गलत है, एक चीज अब भी बाकी है जो उसने उसके साथ नहीं की। वो उसके पास जाकर प्रेगनेंसी की बात उसके कान में फुसफुसाता है। तू शौक में जम जाता है, फिर हंसते हुए हेरूडो की तारीफ करता है। तू बोला कि वो तो हमेशा किलिंग के बारे में ही सोचता रहा, कभी न्यू लाइफ क्रिएट करने के बारे में नहीं। फिर उसने सैगरी को चिल्लाकर कहा कि वो उसकी डॉल को हिप्नोटाइज करे। वो ऑकवर्डली मान गई और मिनोरी पर स्पेल तैयार करने लगी। उसने उस पर लस्ट इंचांटमेंट डाली जबकि मिनोरी रोते हुए उससे रुकने की गुहार लगा रही थी। इशिकी आगे आया और बोला कि वो भी ज्वाइन करेगा। सैगरी ने ऑकवर्डली कहा कि सारे मर्द इडियट्स हैं। इसी बीच हेरूडो ने सैगरी को मकोटो के सील को हटाने को कहा। उसने रीजन पूछा तो हेरूडो ने सिनिस्टर स्मर्क के साथ बोला कि मकोटो की छोटी बहन उसके सामने टॉर्चर हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकता, ये देखने लायक शो होगा। सैगरी ने मकोटो की चेन्स तोड़ दी। चेन्स टूटने का एहसास होते ही मकोटो अपनी बहन की तरफ भागना चाहता है। गुस्से में उसकी नजर धुंधली हो रही थी और उसने चीख कर उन्हें रुकने को कहा। तभी हेरूडो ने होली लांस का इस्तेमाल किया। उसने एक मैसिव गोल्डन स्पीयर समन किया जो डिवाइन एनर्जी से भरपूर था। एक झटके में वो होली लाइट की तरह मकोटो पर जा लगा। अटैक की फोर्स से हवा में शॉक वेव्स फैल गई। हेरूडो जोर से हंस रहा था और मकोटो जमीन पर तड़पता पड़ा था। उसने कहा कि ये होली मैजिक है और ये मकोटो के रीजेनरेशन को रोक देता है, इसलिए ये ज्यादा दर्द देता है। मकोटो दर्द में दांत भींचते हुए बोला कि वो हेरूडो को कर्स करेगा, लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही हेरूडो ने उसकी गर्दन पर सोड मारकर उसे चुप करा दिया। उसने मॉक करते हुए कहा कि बात करना अलाउड नहीं है और उसे ये बॉडी लेकर पैदा होने को कर्स करना चाहिए। उसकी लाल आंखें इंटेंसली चमक रही थीं, एक आंसू और खून उसकी आंख से बह रहा था। हीरो ने उसे अनडाइंग स्कम कहा। मनोरी बेहोश पड़ी थी और हेरूडो बोला कि अब उन्हें निकलना चाहिए ताकि ओवरसीज मीडिया अपीयरेंस की तैयारी कर सके। टू ने कहा कि जाने से पहले उसे चाइमेरा को खिलाना है। हेरूडो ने उसे फ्रीक कहा और मजाक उड़ाया। तोरू ने कहा कि चाइमेरा क्यूट है। जाते हुए टू ने पूछा कि मॉन्स्टर सील का क्या करे। उसने कहा कि सैगरी को जगाएंगे तो वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। हीरो ने कहा कि वो आयरन डोर नहीं तोड़ सकती, इसलिए उसे लॉक कर दो। कमरा बंद होने के बाद मकोटो दर्द में चिल्ला रहा था कि उसे दर्द हो रहा है और वो कुछ देख नहीं पा रहा। तभी मिनोरी उसके पास आई और उसकी गर्दन से स्वॉर्ड निकाल दिया। मकोटो दर्द से चिल्लाया। मिनोरी ने आंखें बंद की और स्वॉर्ड अपने हाथों में पकड़ ली जबकि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मकोटो ने उससे रुकने की भीख मांगी। तभी मिनोरी ने खुद को उसी स्वॉर्ड से चुभो दिया और घृणा में चीख उठी कि ये कितना गंदा है। वो सब भूल जाना चाहती थी, इमेजिन करना चाहती थी कि कुछ हुआ ही नहीं और अपना पूरा शरीर बदल देना चाहती थी। जैसे ही उसने स्वॉर्ड बाहर खींची और जमीन पर गिर गई, उसका पूरा शरीर खून से भर गया। उसने अपने भाई से कहा कि वो उसकी जान खत्म कर दे। मकोटो को तभी हेरोटू की बात याद आई और उसने सोचा कि होली लांस उसे रिलीज कर सकता है। उससे वो अपनी बहन को उसकी सफरिंग से आजाद कर सकता था। मकोटो फिर खड़ा हुआ और मिनोरी को अपना हाथ काटने को कहा। मिनोरी भारी मन से आगे बढ़ी और उसके हाथ में स्वॉर्ड घुसा दी, लेकिन मकोटो की चीख सुनते ही वो डर गई और बोली कि वो नहीं कर सकती। उसने माफी भी मांगी। मकोटो ने समझाया कि रिजेनरेशन होने के बावजूद दर्द बना रहता है। एक अनडाइंग जिसका मरना, रिजेनरेट होना या बेहोश होना भी पॉसिबल न हो, वो हमेशा के लिए दर्द में जीता है। उसने मिनारी को एक बार और करने को कहा। मिनारी ने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए आखिरकार अपने भाई का हाथ काट दिया। खून पूरे फर्श पर फैल गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। मकोटो ने मनोरी से कहा कि उसने बहुत अच्छा किया, अब सिर्फ उसके दिल में स्वॉर्ड चुभाना बाकी था ताकि वो रीजेनरेट कर सके। मिनोरी ने उसके दिल में स्वॉर्ड घुसा दी, लेकिन जो हुआ उसे देखकर वो अविश्वास में जम गई। उसकी आंखें फैल गईं जब कमरे में एक येलो चमक निकली और ब्लू ऑरा घूमने लगी और एक पॉपअप में लेवल अप दिखा। दोनों भाई बहन स्टूनडेड रह गए। मेमोरी ने लेवल अप्स का कारण पूछा। माकोटो को जैसे कुछ समझ आया। मेमोरी उसके पास आई और पूछा कि क्या वो जानता है कि वो क्या सोच रही है। वो घबरा गया और मना कर दिया, लेकिन असल में माइनोरी चाहती थी कि उसका भाई उसे मार दे। अपने भाई को पैनिक में देखकर उसने समझाया कि वो उसे नहीं मारेगा, वो उसे इस्तेमाल करके उन लोगों को मारेगा। तभी मिनोरी ने इंटेंस रेज में चीख मारी और उसके चारों तरफ रेड ऑरा घूमने लगी जो उसकी एक्सट्रीम एंगर का सिग्नल था। वो चिल्लाई कि अब वो बदला लेंगे। मकोटो उसकी एक्सप्रेशन देखकर स्टन्ड रह गया और चुपचाप उसे देखने लगा। फिर उसने भी हामी भर दी। जिंदा रहने की चाह और बदले की आग ने
ने उन्हें एक ब्रूटल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वो एक दूसरे को बार बार मारते रहे ताकि लेवल अप करके रिवेंज की शुरुआत कर सके। मनोरी ने मकोटो को तोरू आबे के बारे में बताया कि वो एस रैंक गिल्ड व्हाइट लोटस का हैंडीमैन और बैगेज कैरियर है। उसने कहा कि उसका स्वभाव डरपोक और शांत है, लेकिन जो उसे जानते थे वो सब एक ही बात कहते थे। उसने एक पुरानी बात याद की जब टू ने मॉन्स्टर्स के अंदरूनी हिस्से देखे थे और बोला था कि ये लोग कुछ अजीब से लगते हैं। सीन 3 साल पहले चला गया जहां टू एक्साइटेड होकर ओगर के अंदरूनी भागों को एग्जामिन कर रहा था। वो ऑर्गन्स को काट कर बड़े ध्यान से जोड़ रहा था। तभी हेरूडो आया और टू की मेहनत देखी। उसने पूछा कि क्या टू कुछ और अच्छा डिसेक्ट करना चाहेगा। टू ने जिज्ञासा में पूछा कि उससे बेहतर क्या हो सकता है और वो उसके पीछे चल पड़ा। आगे दिखा कि गिल्ड का सबसे अंदरूनी कमरा जहां जाना मना था, वहीं तक टू हारूदो के साथ गया। फिर सीन मीटिंग रूम में चला गया जहां सारे गिल्ड मेंबर्स इकट्ठा थे। हेरूदो कीरी ने पूछा कि क्या वो सब ग्लोरी चाहते हैं। मेंबर्स हैरान होकर पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हीरो कॉन्फिडेंटली बोला कि वो उन्हें ऐसी चीज दिखाएगा जो सिर्फ उन्हीं के लिए है। मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं, पूरी तरह समझ नहीं पाते। वो आगे बोलता है कि उनका फ्यूचर ऐसी ग्लोरी से भरा होगा जो किसी इंसान ने कभी हासिल नहीं की, लेकिन उसकी कीमत एक न खत्म होने वाला अंधेरा होगा। वो मुड़कर पूछता है कि क्या वो फिर भी उसके साथ आएंगे। चिकारा और बाकी मेंबर्स ने खुशी से कहा कि चाहे ग्लोरी हो या अबिस, रास्ता एक ही है। हीरो खुश होकर सबको धन्यवाद देता है और कहता है कि वो उन्हें गाइड करेगा। फिर वो झुककर फ्लोर में एक हिडन डोर खोलता है जिसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं और बताता है कि ये भविष्य की ग्लोरी और एक्सपेंशन की ओर जाता है। मेंबर्स उत्साहित होकर नीचे उतरते हैं और आपस में उस हिडन रूम के बारे में बातें करते हैं। एक बोला कि उसे कभी पता नहीं था कि ऐसा सीक्रेट रूम भी है। दूसरा बोला कि गिल्ड ने इसे पहले दुश्मनों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। एक मेंबर ने कैद की बात पर शक जताया तो दूसरे ने कहा कि एक ग्लोरियस गिल्ड का भी डार्क साइड होता है। हेरूदो उन्हें कमरे के अंदर लेकर एक लॉक्ड डोर पर रुका जो फिंगरप्रिंट से खुलता था। मेंबर्स और क्यूरियस हो गए कि वो दिखाना क्या चाहता है। जैसे ही दरवाजा खुला, हेरूडो ने इमॉर्टल सिबलिंग्स किर्यू मकोतो और किर्यू मानुरी को इंट्रोड्यूस किया जिन्हें उसने पकड़कर यहाँ कैद किया था। मेंबर्स उन्हें देखकर शॉक्ड और गुस्से में आ गए। हेरूदो ने उन्हें काम रहने को कहा और समझाया कि ये लोग भले ही ह्यूमन जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका ब्लड लाइन अलग है। उसने बताया कि वो अंडरडिंग ट्राइब से हैं जो एक्सटिंक्ट माने जाते थे। हेरूडो स्मग एक्सप्रेशन के साथ माकोटो के एक तरफ स्वॉर्ड मार देता है। मेंबर सिबलिंग्स की रेजेनरेशन और इमोर्टैलिटी के बारे में सवाल करने लगे। किसी ने पूछा कि क्या अनडाइंग ट्राइब अभी भी एग्जिस्ट करती है। किसी ने कहा कि ये सरप्राइजिंग है, लेकिन एक मेंबर ने पूछा कि इसका उनकी ग्लोरी से क्या संबंध है। हीरो ने तब लेवल मेजरमेंट डिवाइस निकाला जो गिल्ड ज्वाइन करते समय इस्तेमाल होता है। उसने बताया कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ और टोटल मैजिक पावर के आधार पर रैंक देता है। व्हाइट लोटस में एंट्री के लिए लेवल 20 और एयर रैंक जरूरी है। पैनल में हीरो कीरा का लेवल 50 दिख रहा था। मेंबर्स स्टन्ड रह गए। नॉर्मली लेवल अप के लिए मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता है जिसमें बहुत रिस्क होता है। हेरूडो ने वियर्ड स्माइल के साथ मिनोरी को स्टैब कर दिया और बताया कि सिबलिंग्स को इस्तेमाल करके वो आसानी से लेवल अप कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन आया और लेवल अप दिखा। अब तक चुप रहने वाला टू अचानक झुक गया। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। चेहरे पर वाइल्ड एक्साइटमेंट था। वो पागलों की तरह हेरूडो की तरफ देखता है और बोलता है कि ये परफेक्ट है। फिर वो मनोरी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और गला दबाने लगता है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। वो कह रहा था कि उसे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और उसके ब्रेकिंग पॉइंट्स जानने की क्यूरियोसिटी है। फिर वो पागलपन में मिनोरी को बार बार चाक से चुभोने लगता है और पूछता है कि उसके ऑर्गन्स फटने पर कैसा फील होता है। वो दोनों हाथों से ये घिनौना काम दोहराता रहा। उसकी आंखें ऑब्सेशन से चमक रही थीं, जैसे किसी ट्रांस में हो। एक और नोटिफिकेशन आया और लेवल अप दिखा। तू जोर से हंस पड़ा, पूरा शरीर खून से लथपथ, जैसे नई पावर में डूबा हो। उसने मनोरी की आंखों से कपड़ा हटाया और ट्विस्टेड मुस्कान के साथ बोला कि वो खूबसूरत है। उसने खतरनाक आवाज में उससे और जानने की मांग की। फिर उसने अपने क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे, उसके शरीर से खेलते हुए जैसे कोई पागल साइंटिस्ट हो। वो पॉइजन्स टेस्ट कर रहा था, केमिकल्स उसके शरीर पर डाल रहा था और उसकी लिम्स नोच रहा था जैसे कोई रियल मॉन्स्टर। वो सोच रहा था कि अगर वो उसके ब्रेन को काट दे या उसके ऑर्गन्स को कीड़ों को खिलाए तो वो कितना सरवाइव करेगी। गिल्ड मेंबर्स ये सब देखकर शॉक में थे, लेकिन धीरे धीरे उनके एक्सप्रेशंस बदलने लगे। इशिकी ने देखते हुए कहा कि सिबलिंग्स ऐसे लगते हैं जैसे मॉन्स्टर्स जो मर नहीं सकते। उनकी आंखें चमकने लगीं और चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल्स आ गईं। फिर जैसे किसी शेयर्ड मैडनेस ने सबको पकड़ लिया हो, उन्होंने सिबलिंग्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ब्रूटल अटैक्स और अपने खुद के ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के साथ। हेरूदो ये सब देख
देखकर विकेट मुस्कान के साथ बोला कि उन्हें संभालना कितना आसान है और ये सब कितना यूजफुल है। अब वापस प्रेजेंट में एयरपोर्ट पर गिल्ड मेंबर्स अपने ओवरसीज मीडिया अपीयरेंस की तैयारी कर रहे थे। चलते हुए चिका ने कहा कि इंटरव्यू के लिए दौड़ भाग देखकर उसे हैरानी हो रही है। सैगरी ने स्मर्क करते हुए कहा कि जिनके पास बहुत स्टैमिना होता है वो सूट्स में जल्दी थक जाते हैं। चिका चिढ़ गया और उसे चुप रहने को कहा। इशिकी ने पीछे देखकर पूछा कि टू कहाँ है। हेरोदो ने कैजुअली कहा कि टू शायद डॉल्स के साथ होगा और अपनी न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंजॉय कर रहा होगा। इशिकी ने कहा कि तोरू काफी एनर्जेटिक है। गिल्ड में वापस टू हिडन रूम में पहुंचा। हंसते और गुनगुनाते हुए उसने मनोरी को ग्रीट किया। उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगते हुए वो अंदर आया, लेकिन मकोटो को देखकर शॉक हो गया। उसने पूछा कि मकोटो यहाँ क्या कर रहा है। दहशत में उसने देखा कि मकोटो मिनोरी को मार रहा था। वो पैनिक में चिल्लाया कि रुक जाओ। वो चीख रहा था कि उनका सारा काम क्रिस्टलाइज हो चुका है और ये सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा उसकी आवाज अटक गई। जब भाई बहन लाल ऑरा के साथ उसकी तरफ मुड़े वो उसे इतने बड़े दिखाई दिए कि वो बोल ही नहीं पाया। वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि पिछली रात दोनों इतने दुबले थे। फिर ये पता चला कि अगर कोई इंसान किसी ऐसे क्रीचर को हराए जो उससे इक्वल या लो लेवल का हो तो एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर कोई हायर लेवल वाले क्रीचर को हराए तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भाई बहन कैदियों को एक एक करके मारते रहे थे, अपने लेवल्स बढ़ाते रहे थे और ग्रोथ तेज करने के लिए एक दूसरे से भी लड़ते रहे थे। उनके लेवल्स इतनी तेजी से बढ़े कि उनकी बॉडी में एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए। तो जमीन पर गिर पड़ा, ये सब देखकर सदमे में। जब सिबलिंग्स उसकी तरफ अपनी भारी पावर के साथ बढ़े तो वो पैनिक में आ गया और उसे जल्दी कुछ करना था। खुद को बचाने की कोशिश में वो पीछे हटता गया और एक पोल से जा टकराया। नर्वस हंसते हुए उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकते और हाइडआउट को अपना डोमेन बताया। कंप कपाते हाथों से उसने अपने पास छुपा हुआ डेंजर बटन दबा दिया। भाई बहन ने कंफ्यूजन में देखा कि उसकी मॉन्स्ट्रस क्रिएशन चेमेरा बाहर आ गई। उसकी ब्लू ऑरा डराने वाली थी और उसकी चमकती लाल आंखें सीधे उन पर टिकी थी। जंगली हंसी के साथ टू ने स्नीर किया कि वो उन्हें फिर मार देगा ताकि वो एस्केप का सोच भी न सके। फिर सिबलिंग्स इंटेंस पावर के साथ खड़े हुए और मकोटो ने मनोरी से कहा कि अब अपना रिवेंज शुरू करते हैं। टू ने अपने पीस्ट को सिबलिंग्स पर अटैक करने को धक्का दिया, जबकि वो मॉन्स्ट्रस चाइमेरा उनके सामने खड़ी थी। उसका विशाल शरीर आग में लिपटा हुआ था। उसकी ग्लोइंग लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसके कंधे से एक स्नेक जैसा सिर फुफकार रहा था। मकोतो स्टन्ड होकर बोला कि ये एक चाइमेरा फ्यूज्ड बीस्ट है। हवा भारी हो गई जैसे ही बीस्ट ने दहाड़ मारी। आग और ऊपर उठने लगी और आने वाली लड़ाई का सिग्नल दे रही थी। मिनोरी डरकर दीवार के पीछे छुप गई। मकोतो ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि ये उसे संभालने दो। तोरू ने मकोटो का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसे अपनी स्थिति समझ आ भी रही है, और कहा कि वो कभी जीत नहीं सकता क्योंकि ये दो अगेंस्ट एक है। उधर मकोटो बीस्ट के सामने आराम से खड़ा था और उससे कामली सेटल डाउन होने के लिए कह रहा था, लेकिन बीस्ट इंटेंस फायरी एनर्जी के साथ रेज कर रहा था। टाउ ने अपने बीस्ट से कहा कि मकोटो सिर्फ एक खाने वाली चीज है जो रीजनरेट होता रहता है और वो उसे खूब खिलाएगा। बीस्ट ने गुस्से में दहाड़ मारकर मकोटो पर तेजी से अटैक किया। उसकी स्पीड और पावर ने फर्श और दीवारें तोड़ दी। मकोटो उसकी स्पीड देखकर शॉक्ड हो गया और गुस्से में दांत भींच लिए। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने साइड में देखा। वो टू का हाथ था जिसमें ब्लू ऑरा घूम रही थी और वो नाइफ पकड़े अटैक कर रहा था। मकोटो ने अटैक डॉज कर लिया और देखकर हैरान हुआ कि टू कोई मैजिक स्किल इस्तेमाल कर रहा था जिससे उसका हाथ शरीर से अलग होकर हमला कर सकता था। यह पता चला कि लेवल बढ़ने पर कभी कभी इंसान को स्पेशल स्किल्स भी मिल जाती है। स्किल की टाइप, प्रोफेशन, एक्सपीरियंस, रेस और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तोरू अभी की प्रोफेशन एरंड बॉय कहलाती थी, जिससे वो कई तरह के काम कर सकता था। इसी वजह से उसे ये नाम मिला था। उसने कई स्किल्स मास्टरी कर ली थी, जैसे फार्मासिस्ट, बीस्ट टेमर और असैसिन। उसकी यूनिक स्किल वार्प पोर्टल थी जो अलग अलग स्पेसेस को जोड़ती थी। वो न सिर्फ चीजें अंदर बाहर कर सकता था बल्कि असैसिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए ये रेयर स्किल थी। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ डेमन किंग तक को हरा सकती थी, इसलिए वो इस रैंक गिल्ड में था। उधर बीस्ट और मकोटो के बीच की लड़ाई और तेज हो गई। आखिर मकोटो टू के बीस्ट से गिरा दिया गया। टू खून से भरे सीन को देखकर हंस रहा था और बोला कि मकोटो लेवल अप कर भी ले तो वो सिर्फ रीजनरेशन वाला वीक इंसान है। उसने मॉक करते हुए कहा कि मकोटो तो बस लेवल अप का फूड है। मिनोरी दीवार के पीछे छुपकर अपने भाई के लिए चिंतित थी। उसका शरीर फट चुका था, फिर भी मकोटो खड़ा हो गया। तोरू शॉक्ड हो गया और चिमेरा से पूछा कि क्या इतना
इतना काफी नहीं था। फिर उसने बीस्ट को कहा कि वो मकोटो को खा जाए। बीस्ट ने दहाड़ लगाई और इंटेंस एनर्जी के साथ मकोटो पर हमला किया और उसे निगल लिया। तोरू ने कहा कि चाहे वो कितना भी रीजनरेट कर ले, चाइमेरा की पावर से बच नहीं सकता। लेकिन टाऊ तब शौक में आ गया जब चिमेरा ने अचानक मकोटो को उल्टी करके बाहर फेंक दिया और खुद जमीन पर गिर गई, ग्रीन लिक्विड उगलती हुई जो शायद पॉइजन था। टू घबरा गया और अपने बीस्ट की तरफ भागा कि ये क्या हुआ। मकोटो रीजनरेट होकर खड़ा हुआ और बोला कि वो पहले उसे इंस्टिंक्टिवली अवॉइड करता था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। टू मुड़ा और मकोटो को रीजनरेट होते देखकर शॉक में रह गया। गुस्से में वो उस पर भागा और चिल्लाया कि मकोटो ने चाइमेरा को मार दिया। वो तेजी से अटैक करते हुए बोला कि मर जा। मकोटो ने उसे रोका और चेतावनी दी कि असल में टू ही मरने वाला है। तोरू ये सुनकर डर गया और पीछे हट गया। फिर उसने देखा कि उसके हाथ से ग्रीन लिक्विड टपक रही है और वो चिल्लाया कि ये जल रही है। ये स्किल पॉइजनिंग थी जो टारगेट को डेडली पॉइजन में बदल देती है। मकोटो ने बताया कि इस बार टारगेट उसका अपना खून और शरीर था। टू शॉक्ड था और सोच रहा था कि मकोटो रीजनरेशन के अलावा स्किल कैसे पा सकता है। ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि रेस के हिसाब से ही स्किल्स मिलती हैं और ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं मिलता। मकोटो ने स्मर्क करते हुए पूछा कि क्या ये वही रिजल्ट नहीं है जो टू ने उसे बार बार पॉइजन देकर बनाया है। फिर एक डरावनी एक्सप्रेशन के साथ उसने अपनी ही कलाई में नाइफ घुसा दिया और अपना हाथ फाड़ कर बोला कि अपना पॉइजन वापस ले। फिर उसने टू को एक जोरदार पंच मारा जिससे वो पूरा चोटों से भर गया। गुस्से में मकोटो ने पूछा कि किसने उनसे उनकी पीसफुल लाइफ छीनी थी। उसने पूछा कि जब वो चिल्लाते थे रुको, तो क्या टू ने कभी रुका या सिर्फ वो अकेला था। मकोटो ने इमेंस एनर्जी के साथ मुट्ठी भींची और उसे जमीन पर दे मारा। गुस्से से भरी आवाज में उसने पूछा कि टू ने उसकी बहन मिनोरी के साथ क्या किया था। अटैक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि फर्श टूट गया। फिर मकोटो ने टू की चोटों पर अपनी रीजनरेशन स्किल इस्तेमाल की और उसे ठीक कर दिया। तोरू डर गया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मकोटो ने गुस्से से भरी आंखों से कहा कि इतनी चोट से उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। उसने मॉक करते हुए टू से वही सवाल पूछा जो टू पहले उससे पूछता था। स्मर करके मकोटो ने पूछा कि नाइफ से ऑर्गन्स कटने का फील कैसा है। फिर मकोटो ने नाइफ टू में घोंप दिया। अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके उसने कहा कि ये कर्मा है। वो टू को उसके ही शरीर से ये वर्ड समझाएगा। सीन गिल्ड मेंबर्स की तरफ शिफ्ट हुआ। वो लोग वापस आ रहे थे और सोच रहे थे कि टू क्या अभी भी डॉल्स के साथ ही होगा। इशिकी हंसते हुए बोला कि टू शायद कुछ डेटा ले रहा होगा। हेरोडो ने सिया से कहा कि वो जाकर टू को बुलाए क्योंकि डीमन किंग को हराने के बाद सेलिब्रेशन का वक्त हो गया है। इशिकी कमरे की तरफ गया और टू को बुलाया, लेकिन जैसे ही वो कमरे तक पहुंचा उसे जो नजारा दिखा उससे वो शॉक में पड़ गया। दीवारें टूटी थीं, हर जगह खून फैला था और टू का बीस्ट जमीन पर मरा पड़ा था। वो सोच रहा था कि ये क्या हुआ और उसने टू को आवाज दी। अगले कमरे में भागते हुए इशिकी एक भयानक सीन देखकर जम गया। टू सबसे बुरी हालत में लटका हुआ था, शरीर पॉइजन से जल रहा था और खून टपक रहा था। इशिकी वहीं जम गया, पूरी तरह शॉक में। अब मनोरी कोंगा चिशेरा को इंट्रोड्यूस करती है जो एस रैंक मार्शल आर्टिस्ट है और बाकुरीन में सबसे स्ट्रॉन्ग पावर बिल्डर है। कहते हैं कि वो गहरी इमोशंस वाला इंसान है जो अपने साथियों के लिए जान दे सकता है, लेकिन जो उसे करीब से जानते हैं वो उसकी मैलिस की गहराई समझते हैं। उधर जब वो हॉल से गुजर रहा था, एक लड़के ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो भी एक दिन कोंगा जैसा स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहता है। दूसरे लड़के ने ये बात ठुकरा दी कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी कोंगा जैसा नहीं बन सकता। शिगारा चलते चलते रुक गया। उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और माना कि ये सच है कि मेहनत हमेशा आसानी से फल नहीं देती। उसने ये भी जोड़ा कि उसका खुद का शरीर भी बिना मेहनत के नहीं मिला था। उन्हें हिम्मत दिलाते हुए उसने कहा कि कोशिश जारी रखो। लड़के उसकी मौजूदगी से घबरा गए और उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। वो हैरानी में बातें करने लगे कि वो पहले ही लेवल 300 से ऊपर है। बाहर निकलते हुए चिकारा ने दांत भींचे, अपनी ही बात याद करते हुए। सीन 1 साल पहले चला गया जहां मनोरी और मकोटो फर्श पर पड़े थे, जख्मी और खून से लथपथ। चिकारा ने मकोटो को अपने पैर के नीचे दबा लिया और ठंडे लहजे में बोला कि अगर मेहनत के साफ और जल्दी नतीजे होते तो बात अलग थी। बिना हिचकिचाए उसने मकोटो को लात मारी और उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया, ये कहते हुए कि इससे बेहतर ट्रेनिंग मेथड कोई नहीं है। पैनल पर लेवल अप का नोटिफिकेशन आया। मिनोरी को उसके सिर से पकड़कर उसने हंसते हुए मॉक किया कि कितना आसान है स्ट्रॉन्ग बनना जब ऐसे बेबस मॉन्स्टर्स को मारना पड़े। फिर उसने उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। दोनों सिबलिंग्स को टॉर्चर करने के बाद उसने हाथ फैलाए और साई करते हुए कहा कि अब लेवल बढ़ने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है। उसने कहा कि
उसके लेवल पर आकर ऐसा होना नॉर्मल है। फिर उसने मकोटो की तरफ मुड़कर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई। अगर मकोटो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता था तो उसे बोरियत होती थी। मकोटो, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसकी हीलिंग शुरू हुई, उसने मुट्ठियां कसी और समझ गया कि अब उसे ही चिकारा को चीखने पर मजबूर करना होगा। अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके उसने चिकारा को पूरी शक्ति से पंच मारा। चिकारा ने आराम से सांस छोड़ी और गिनती करते हुए कहा कि आज की 200 रिब्स टूटने की गिनती पूरी हो गई। अपने हाथ फैलाकर उसने कहा कि उन्हें और मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा जोर से चिल्लाना चाहिए। मिनोरी की तरफ मुड़ते हुए उसने उसे अपने पैर से अटैक किया और बोला कि अच्छे से आवाज निकाल कर चीखो। फिर उसने उसे और जोर से कुचला। मानोरी दर्द सह नहीं पाई और जोर से चीख उठी। खुश होकर चिकारा मकोटो की तरफ मुड़ा और कहा कि उसकी छोटी बहन के लिए अब 100 और जोड़ लेते हैं। उसने अपनी सिनिस्टर आंखों से कहा कि उसे एंटरटेन करो। सीन वापस प्रेजेंट में जिम में गया, जहां चेरा और लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे। इशिकी आया और चिकारा को सारी स्थिति बताई। बाकी मेंबर्स के साथ चिकारा कमरे तक पहुंचा और अंदर का नजारा देखकर शॉक में रह गया। हेरोटो ने आशिकी से सिबलिंग्स के बारे में पूछा, जिससे आशिकी पैनिक में आ गया। उसने जल्दी जल्दी कहा कि उसे कुछ नहीं पता। जब वो पहुंचा तब तक वो दोनों जा चुके थे। उसने हेरोटो को चेतावनी दी कि अगर दुनिया को इनके बारे में पता लग गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उधर चिकारा घबराकर चिल्लाने लगा और टू से कहा कि वो उसे छोड़ कर न जाए। उसकी नजर तब टू के लैपटॉप पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे चेक किया, उसे मकोटो और टू की फाइट की वीडियो दिखी। वीडियो देखते ही उसके चेहरे पर डर और सदमा छा गया। समझ आया कि टू पर कितना टॉर्चर हुआ था। गुस्से में उसने फर्श पर मुक्का मारा और कसम खाई कि वो उन्हें मार डालेगा। हेरोदो अपनी स्वॉर्ड पकड़े चुप खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा था। मेंबर्स उसकी खामोशी और अजीब रिएक्शन से घबरा गए। अचानक उसने अपनी स्वॉर्ड से टू के सिर पर वार कर दिया। चिकारा गुस्से से तिलमिला गया। उसने हीरो की कॉलर पकड़कर एक्सप्लेनेशन मांगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि टू अब जिंदा नहीं बचेगा। हेरुडो ने सख्ती से कहा कि टू को जिंदा रखने से उसकी सफरिंग ही बढ़ती। इशिकी आगे आया और चेरा को समझाने लगा कि हीरो सही है, टू वैसे भी ज्यादा देर नहीं टिकता। सेडी ने भी चिकारा को शांत करने की कोशिश की और कहा कि टू को इतना बुरी तरह टॉर्चर किया गया था कि मैजिक भी उसे ठीक नहीं कर सकता था। फिर भी चेरा ये सब समझ नहीं पा रहा था। घुटनों पर गिरकर वो फूट फूट कर रोने लगा और बदला लेने की कसम खाई। हेरोड तो पूरे समय चुप रहा। इशिकी ने उसका अजीब बिहेवियर नोट किया और उसे आवाज दी। हेरुडो जैसे हिल गया। उसने अपने कंधे पर हाथ रखा जैसे उसे कोई रियलाइजेशन हुआ हो। इशिकी ने फिर बुलाया। इस बार हीरो मुस्कुराकर बोला कि क्या हुआ। इशिकी चौंक कर बोला कि कुछ नहीं। सैगरी ने मेंबर्स को बताया कि अब उन्हें दुनिया को टू की डेथ के बारे में बताना पड़ेगा, कि दुनिया को बचाने वाला हीरो अब नहीं रहा। हीरो ने हामी भरी। मेंबर्स ने पूछा कि क्या फ्यूनरल करेंगे। हीरो ने मना कर दिया, जैसे वो कुछ नया प्लान कर रहा हो। उसने उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट की तैयारी करने को कहा। उधर सिबलिंग्स जंगल में भाग रहे थे। मनोरी लड़खड़ाई और गिर गई। मकोतो घबराकर उसे ढूंढता हुआ चिल्लाया। मनोरी ने कमजोरी से कहा कि उसके पैर अब चल नहीं रहे। मकोतो ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि उसे जबरदस्ती खड़े होने की जरूरत नहीं, उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे पनाह ली। मकोतो ने सांस छोड़ी और कहा कि अच्छा हुआ वो भाग पाए। मिनोरी ने भी सहमति जताई और कहा कि यकीन नहीं होता वो सच में उस नर्क से निकल आए। मकोतो ने ठान लिया कि इस बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। थकान से मिनोरी जम्हाई लेकर सो गई। मकोतो जागता रहा। उसे पता था कि वो लोग कभी भी उनके पीछे आ सकते हैं, लेकिन थकान ने उसे भी पकड़ लिया और वो धीरे धीरे नींद में जाने लगा। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। चौंककर वो उठ गया और उसे मालूम हो गया कि ये मैलिस की मौजूदगी है। उसने सोचा कि मिनोरी वहीं सुरक्षित है, इसलिए उसे छोड़कर वो इस प्रेजेंस की तरफ भागा। जंगल के बीच उसे एक घर मिला। वो सोच रहा था कि ये प्रेजेंस वहीं से आ रहा है। जैसे ही वो पास जाने वाला था, पीछे से एक आदमी ने उसकी गर्दन में नाइफ घोंप दिया। मकोतो जमीन पर गिर पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ लोग उसे घेर चुके थे। गुस्से में मकोतो ने पूछा कि ये लोग आखिर हैं कौन। थग्स ने उसे घेर लिया और अटैक करने को तैयार थे। एक ने कहा कि शायद यही वो आदमी है जिस पर इनाम था। दूसरे ने कहा कि इसके साथ कोई लड़की नहीं है, लेकिन किसी ने बोला कि 500 मिलियन में एक बंदा किडनैप करना आसान काम है। उसके बगल में खड़ी लड़की ने हामी भरी और बोला कि जल्दी निपटा दो। फिर उसने आगे बढ़कर अपनी वॉन्ड से स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट स्पेल डाली। पीली एनर्जी बाकी मेंबर्स तक फैली और वो और भी स्ट्रांग हो गए। एक बड़ा आदमी आगे आया और लकड़ी का डंडा घुमाते हुए बोला कि ये तो बहुत आसान काम है। मकोतो ने मजे से अपनी जबड़ा और सिर ठीक किया, जिसे देखकर बाकी सब शॉक में आ गए। मेज लड़की ने डिसबिलीफ में कहा कि ये तो अभी मर जाना चाहिए था। मकोतो ने गर्दन घुमाकर पूछा कि क्या ये लोग उनके सबॉर्डिनेट हैं। सब चुप रहे। उसने कहा कि उसे फर्क नहीं
नहीं पड़ता वो कौन है और तुरंत सुनहरे बाल वाले आदमी पर हमला करके उसे जमीन में गाड़ दिया। बाकी पूरी तरह शॉक हो गए। फिर बड़े आदमी को गिराकर मकोटो बाकी लोगों की तरफ मुड़ा और बोला कि जो कोई भी उसके टुवर्ड्स मैलिस लाएगा वो उसका दुश्मन है। उसकी लाल आंखें इंटेंस गुस्से से चमक रही थी। मेंबर्स ने अटैक किया और उसका हाथ काट दिया। एक ने हंसकर सोचा कि अब वो जीतेंगे। मकोतो ने तुरंत स्किल इस्तेमाल की और उसी आदमी को उसके ही हाथ से मारकर दोनों को उड़ा दिया। मेज लड़की ये सब देखकर डर गई और हिचकिचाई। मकोतो ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब सिर्फ वो बची है। लड़की ने हिम्मत जुटाकर पावरफुल पर्पल लाइटनिंग स्पेल डाली और उसके आसपास इंटेंस पर्पल ऑरा बन गया। उसने अपनी वॉन्ड से अटैक किया, सोचकर कि मकोटो कितना भी तेज हो थंडर स्ट्राइक नहीं बच सकता। लेकिन स्मोक हटते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। मकोतो वहीं खड़ा था, बिल्कुल अनहार्म्ड। वो शौक में उसे घूरने लगी और पूछा कि वो है कौन। उसे मारने की ठान कर उसने और भी पावरफुल स्पेल तैयार की और दोबारा अटैक किया। लेकिन मकोतो फिर भी बिना खरोंच के आगे बढ़ता रहा। अब लड़की डर के मारे भागने लगी। मकोतो ने कहा कि वो उसे भागने नहीं देगा। उसने चारों को पकड़कर पेड़ से लटका दिया। उसमें से एक का कपड़ा पहनकर जो उसे परफेक्टली फिट आ गया, उसने कहा कि उसने उनकी जान बख्श दी है, इसलिए वो खुद को लकी समझे। फिर वो वहां से चला गया। मकोतो वापस मनोरी के पास पहुंचा जो अभी भी सो रही थी। जैसे ही वो पास आया वो उठ गई। उसने माफी मांगी कि क्या उसने उसे जगा दिया, लेकिन मनोरी ने कहा कि वो ठीक है। उसने मकोटो का नया आउटफिट देखा। वो क्यूरियोसिटी में पूछती है कि उसने ये कपड़े कहाँ से लिए थे। वो मुस्कुराया और बोला कि एक काइंड इंसान ने उसे दिए थे। फिर एक्साइटेड होते हुए उसने बताया कि वो उसके लिए भी कपड़े लेकर आया है, जिससे मनोरी खुश हो गई। उसने उसे बोला कि वो जल्दी चेंज कर ले ताकि वो आगे बढ़ सके। चेंज करने के बाद दोनों सिबलिंग्स अपनी जर्नी जारी रखते हैं। चलते हुए मकोटो सोचता है कि अगर वो थोड़ा और आगे निकल गए तो उनके परस्यूअर्स उन्हें तुरंत नहीं ढूंढ पाएंगे। थोड़ी देर बाद वो एक वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। मकोटो सजेस्ट करता है कि वे थोड़ी देर वहीं रेस्ट कर ले। सिबलिंग्स आग जलाते हैं और मकोटो वो लगेज खोलता है जो उसने गैंग मेंबर से लिया था। स्नैक्स देखकर मानोरी खुशी से चिल्लाती है। मकोतो उसे खाने को कहता है, लेकिन ये भी बताता है कि स्नैक्स थोड़े ही बचे हैं। मनोरी स्नैक्स खा लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। उधर माकोटो ऑब्जर्व करता है कि अटैकर्स के पास सिर्फ वेपन्स और इमरजेंसी रेशंस थे, जिसमें कोई यूजफुल इन्फो नहीं थी। ज्यादा जानकारी पाने के लिए मकोटो टाउन जाने का फैसला करता है। वो मनोरी को बताता है कि उसे फूड सप्लाईज भी लेने हैं और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो छुप कर रहे। मनोरी सिर हिलाकर मान जाती है। सीन सिटी में शिफ्ट होता है। मार्केट पहुंचकर मकोटो वहां की चीजें देखकर शॉक और सरप्राइज हो जाता है। वो वेपन्स बेच देता है और उनकी अनएक्सपेक्टेड हाई वैल्यू देखकर हैरान रह जाता है। फिर एक मार्ट में जाकर सोचता है कि इस पैसे से वो मिनी को ठीक से खिला पाएगा। शॉपिंग खत्म करके वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसका अगला मूव क्या होना चाहिए। उसे पता था कि एबे तोरा उनके एनिमीज में बस कैनन फूडर था, लेकिन असली डेंजरस लोग अभी भी बाहर हैं। उन्हें गिराने के लिए उनकी वीकनेस ढूंढना जरूरी था। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट पर उसकी नजर पड़ती है और वो शॉक में जम जाता है। न्यूज चल रही थी कि एक एस रैंक हंटर को किरण मेंबर एबे टोरा ने मारा है। ब्रॉडकास्ट में हेरिडो बोल रहा था कि तोरा उनका इंपॉर्टेंट कॉम्रेड था, जिसने हमेशा समझदारी से उनका साथ दिया। वो कहता है कि तोरा को क्रूअल तरीके से टॉर्चर करके मारा गया है और वो दोषियों को कभी माफ नहीं करेंगे। पब्लिक में हलचल मच जाती है। लोग बाकुरिन के सपोर्ट में स्लोगन्स चिल्लाने लगते हैं। तभी स्क्रीन पर माकोटो और मनोरी की फोटोज आ जाती हैं। उनके नाम कीरू मनोरी और कीरू माकोटो अनाउंस होते हैं कि वही लोग तोरा के किलर्स हैं। ब्रॉडकास्ट देखते हुए मकोटो को सच्चाई समझ आ जाती है। यही वजह थी कि वो लोग उस पर पहले हमला करने आए थे। हीरो की आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वो सुन रहे हो तो सुन ले कि बाकुरिन उन्हें कहीं भी भागने नहीं देगा और उन्हें उनकी करनी की सजा मिलेगी। भीड़ जोर जोर से ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में चिल्लाती है और वादा करती है कि वो क्रिमिनल्स को कभी माफ नहीं करेंगे। मकोतो हालात समझकर रियलाइजेशन पर पहुंचता है। मतलब वो अपने क्राइम्स को छुपाते रहना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो उसका जवाब भी वो उसी तरह देगा। उसकी एक्सप्रेशन गुस्से से काली पड़ जाती है। उसकी आंखें फायरी रेड हो जाती हैं और इंटेंस एंगर के साथ वो कसम खाता है कि वो उन्हें नीचे गिराकर ही रहेगा। कुछ दिन बाद कीरू सिबलिंग्स की एस्केप के बाद गिल्ड मेंबर्स मीटिंग रूम में इकट्ठे होते हैं। चिकारा एक सबॉर्डिनेट को बेरहमी से पीट रहा था और चिल्ला रहा था कि वो कम से
से कम गोचीस एक ढंग की जानकारी क्यों नहीं ला पाया? सैगरी अचानक टेबल पर हाथ मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वो बोलती है कि वो लोग ऑलरेडी काफी लेवल अप कर चुके हैं और शायद अब उन्हें उस इन्फो की जरूरत नहीं। इशिकी डरते हुए बोलता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि उन्होंने सिबलिंग्स के साथ क्या किया है तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। हेरुडो इशिकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे रीअश्योर करता है, जिससे उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। फिर हीरो एक्सप्लेन करता है कि एक्सपोजर रोकने के लिए उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया है कि किरू सिबलिंग्स डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। तभी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। दिखाया जाता है कि एस क्लास गिल्ड के किरन मेंबर आबे टोरा की हत्या हो चुकी है और स्क्रीन पर सिबलिंग्स की फोटोज मर्डरर्स के टैग के साथ दिखाई जाती हैं। साथ ही 500 मिलियन येन की बाउंटी अनाउंस होती है। हीरो बताता है कि कोई भी क्रिमिनल्स की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। चिकारा फ्यूरियस होकर हेरुडो पर चिल्लाता है कि क्या वो कह रहा है कि सिबलिंग्स ने तोरा के साथ जो किया उसके बाद वो उन्हें ऐसे ही जाने दे। हेरुडो शांत होकर कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन चिकारा गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है और चिल्लाता है कि सिबलिंग्स ने उनके कॉमरेड तोरा को टॉर्चर किया और वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आंखों में नफरत चल रही थी। दांत पीसते हुए वो कसम खाता है कि वो कल्प्रिट्स को पकड़कर उन्हें उससे भी ज्यादा दर्द देगा जितना उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सगरे उसकी बात समझते हुए सिर हिलाती है। वो बताती है कि तोरा सबसे कमजोर था, इसलिए उसे टारगेट किया गया। पर उसकी ये बात चिकारा का गुस्सा और बढ़ा देती है और वो एक जोरदार पंच उसके तरफ मार देता है और वार्निंग देता है कि तोरा के बारे में उल्टा सीधा न बोले। सैगरी बिना डरे अपनी पावर से उसे चेन्स में बांध देती है और कहती है कि काम डाउन। वो बताती है कि सिबलिंग्स उनके लिए कोई रियल थ्रेट नहीं, लेकिन चिकारा चिल्लाता है कि बात थ्रेट की नहीं है। हेरुडो मुस्कुराते हुए बीच में आता है और माहौल शांत करने की कोशिश करता है। वो सबको मकोटो के वो ब्लड रिटन मैसेज की याद दिलाता है जिसमें उसने रिवेंज लेने की कसम खाई थी। इसका मतलब सिबलिंग्स का टारगेट वही है। हेरुडो रीअश्योर करता है कि पैनिक की जरूरत नहीं, क्योंकि सिबलिंग्स खुद उनके सामने आएंगे और दुनिया अब उनकी साइड में है। सिटी में न्यूज फैलने के साथ ही किरू सिबलिंग्स की आइडेंटिटी सबको पता चलती है और बाउंटी की वजह से कोई भी उन्हें देखकर तुरंत रिपोर्ट कर देगा। चिकारा फ्रस्ट्रेटेड तो था, लेकिन मान गया कि हेरुडो की बात में पॉइंट है। हीरो आगे बोलता है कि पैनिक से कुछ नहीं होगा। दुनिया उन्हें हीरोज मानती है और उन्हें आगे और डीमन लॉर्ड से लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। वो अनाउंस करता है कि आज की मीटिंग यही खत्म होनी चाहिए और सबको आराम करना चाहिए। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी चिकारा अपने दोस्त का लॉस सह नहीं पाता। गुस्से में सांस छोड़ते हुए वो कसम खाता है कि सिबलिंग्स को माफ नहीं करेगा और उन्हें ढूंढ कर रहेगा। उधर सिबलिंग्स के हाइडआउट में दोनों अच्छी नींद के बाद उठते हैं। माइनोरी हंसते हुए कहती है कि इल्यूजन मैजिक वाकई अमेजिंग है। वो बिना किसी नाइटमेयर के आराम से सो पाई। मकोतो खुश होकर कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा और अब चूंकि वो आराम कर चुके हैं तो उन्हें मूव करना चाहिए। वो बताता है कि एक जगह ज्यादा देर रुकने से उनकी पकड़े जाने की चांसेस बढ़ जाएंगे। मनोरी डरते हुए कहती है कि वो वांटेड क्रिमिनल्स हैं और उनकी चेहरे हर जगह पहचान लिए जाते हैं। मकोतो उसे बीच में रोककर कहता है कि चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कुछ यूजफुल मिला है। वो बैग से फेस मास्क निकालता है और बताता है कि इन्हें पहनने से उनके फेसेस छुप जाएंगे और विजन भी ब्लॉक नहीं होगा। मास्क पहनते ही माइनोरी एक्साइटेड होकर कहती है कि ये सच में काम कर सकता है। इससे अगर वो एनिमीज से टकरा भी जाएं तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। मकोतो उसे चलने के लिए कहता है। मिनोरी पूछती है कि क्या उनका कोई डेस्टिनेशन है। मकोतो हाँ कहता है और बताता है कि वो एक डंजन में जा रहे हैं जो रियल वर्ल्ड से अलग एक रियल्म होता है और गेट के पीछे होता है जहां रियलिटी के रूल्स लागू नहीं होते। ये वो जगह है जहां आम लोग कदम भी नहीं रख सकते। जर्नी के दौरान मकोटो समझाता है कि डंजन के अंदर का टेरेन बहुत कॉम्प्लेक्स और मेज जैसा होता है, इसलिए छिपने के लिए परफेक्ट जगह है। आगे इशारा करते हुए वो बताता है कि गाइड के हिसाब से माउंटेन के टॉप पर पॉइजन स्वैम्प टंगोनन है और डेंजरस जोन होने की वजह से हंटर्स भी वहां रेयरली जाते हैं। वो बताते हैं कि वो इसे अपना बेस बनाएंगे। ड्यूनियन के गेट पर पहुंचकर दोनों स्वर्लिंग पर्पल ऑरा को देखते हैं। माकोतो मेमोरी से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसके साथ है। माइनोरी उसका हाथ पकड़कर सिर हिलाती है। दोनों एक साथ उस दूसरे रेल्म में कूद जाते हैं। अंदर पहुंचकर मकोटो सराउंडिंग्स देखकर नोट करता है कि जहां भी नजर जाती है वहां सिर्फ पॉइजन ही पॉइजन है। वो आगे बोलता है कि अगर वो यहाँ ना होते तो कोई और अंदर आ ही नहीं पाता। मिनोरी को थोड़ा पीछे करते हुए वो उसे रिमाइंड करता है कि सिर्फ इसलिए कि यहाँ ज्यादा हंटर्स नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी गार्ड नीचे कर दे। अगर किसी के पास पॉइजन इम्यूनिटी वाला मैजिक हुआ तो वो आसानी से उन्हें पकड़ सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मकोटो से अनजाने में एक ट्रैप
ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही उसका पैर एक बेल पर पड़ता है, एक फूल खुलता है और उसकी तरफ कुछ शूट करता है। मकोटो जल्दी से मनोरी को बताता है कि वाइन्स पर कदम रखते ही वो सीड्स शूट करती हैं, जिससे साफ था कि अंदर और भी खतरे छुपे हुए हैं। मिनोरी डर कर मानती है कि हाँ, वो सच में अपनी गार्ड नीचे नहीं कर सकते। फिर वो दूर इशारा करके पूछती है कि वो क्या है। उनके सामने दो जायंट बीस्ट्स उन्हें घूर रहे थे। मकोटो मिनोरी को बोलता है कि उसे उन बीस्ट्स की चिंता न करे और उन्हें उसी पर छोड़ दे। जैसे ही वो अपने भाई के पीछे छुपती है, काला बीस्ट गरजता है और मकोटो पर अटैक करता है। मकोटो तुरंत स्किल्स यूज करते हुए काउंटर करता है और उसकी अटैक काफी इफेक्टिव साबित होती है। तभी सफेद बीस्ट उस पर चोट करता है। मिनोरी शॉक में सांस पकड़ती है, उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। लेकिन मकोटो उस अटैक से जल्दी रिजेनरेट कर जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे मानना पड़ता है कि इस डंजन मॉन्स्टर की स्पीड और पावर किसी और लेवल की है, यहाँ तक कि एबीए और चाइमेरा से भी ज्यादा। दांत भींचते हुए उसे समझ आता है कि ये बीस्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मनोरी ये सब देख नहीं पाती और हेल्प करने की कोशिश करती है। वो जल्दी से एक मैजिकल सर्कल बनाती है और मैजिक कास्ट करती है, जिससे येलो एनर्जी मकोटो के चारों तरफ घूमने लगती है। मकोटो हैरान होता है और सोचता है कि क्या ये एनहांसमेंट मैजिक है। एनर्जी उसके शरीर में फैलते ही उसे फील होता है कि उसकी गिरी हुई बांह फिर से हिल रही है। वो टेस्ट करता है और उसका आर्म उसकी कमांड मान लेता है। उसे पता चलता है कि मिनोरी की एनहेंसमेंट मैजिक ने उसके अंदर कुछ ट्रिगर कर दिया है। वो इंटेंस रेड एनर्जी अपने फिस्ट्स में लपेट कर बीस्ट पर जोरदार अटैक करता है। अटैक सफल होता है और बीस्ट गिर जाता है। मिनोरी उसके पास भाग कर आती है और पूछती है कि वो ठीक है ना। मकोतो सांस छोड़ते हुए कहता है कि वो बस थोड़ा टायर्ड है। जमीन पर अपनी कटी हुई बांह को देखते हुए वो समझ जाता है कि क्या हुआ था। उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी मैनिपुलेशन एबिलिटी जाग चुकी है, शायद मिनोरी की एनहांसमेंट मैजिक की वजह से। जैसे ही उसकी बांह रीअटैच होकर रीजेनरेट हो जाती है, उसे शरीर में जबरदस्त पावर फील होती है। वो हल्का सा स्मोक करता है और मानता है कि ये एबिलिटी बहुत काम आने वाली है। 1 महीने बाद सिबलिंग्स के भागने के चिकारा अपने लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स के खिलाफ जोरदार लड़ाई में लगा था। वो उन्हें एक एक करके बड़ी आसानी से गिरा रहा था और एफर्टलेसली लेवल अप भी कर रहा था। उसके मैन ऑब में उसे देखकर इम्प्रेस्ड थे। एक बोला कि एज एक्सपेक्टेड ऑफ चिकारा, वो एक वाइवन को भी नथिंग की तरह मार रहा है। ब्रूटली और आसानी से चिकारा मॉन्स्टर्स को स्लॉटर करता जाता है और उसके सबॉर्डिनेट स्टन्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं कि वो ये काम कभी नहीं कर सकते। हीट भरी लड़ाई के बाद जैसे ही सब बैठते हैं, चिकारा गुस्से में पूछता है कि आखिर वो सिबलिंग्स छुप कहाँ रहे हैं। एक आदमी शांत होकर बोलता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं, बाउंटी हंटर्स हर जगह ढूंढ रहे हैं। दूसरा भी कहता है कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। तभी एक और आदमी क्यूरियोसिटी भरी आवाज में बोलता है कि उसने अपने फ्रेंड से एक मास्क्ड मैन के बारे में कुछ सुना है। वो डिटेल देता है कि कुछ दिनों पहले उसका फ्रेंड पॉइजन स्वॉर्म डंजन साफ करने गया था और उसने कुछ अनबिलीवेबल देखा। किसी ने बेयर हैंड से एक पॉइजन स्नेक को मार गिराया था। चिकारा की आंखें सिकुड़ती हैं और वो पूछता है कि क्या सच में पॉइजन स्नेक था। आदमी सिर हिलाकर बताता है कि वो एयर रैंक मॉन्स्टर था, जिसका वेनम इतना डेंजरस है कि वो माउंटेन एलिफेंट को भी इंस्टेंटली मार सकता है। दूसरे आदमी ने कहा कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि चिकारा या कांगो के अलावा कोई उसे अकेले मार सके। चिकारा बेफिक्र रहता है और बोलता है कि दुनिया बड़ी है और हो सकता है ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी हों जिनके बारे में वो नहीं जानते। लेकिन उसकी आईज में क्यूरियोसिटी दिखती है। वो उस मास्क्ड मैन से इंट्रीग्ड हो जाता है जिसने बेयर हैंड से पॉइजन स्नेक को मारा था। वो पूछता है कि ये कब हुआ था। आदमी बताता है कि 3 दिन पहले। चिकारा की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगा कि शायद वो अभी भी डंजन में हो। उसके मेन घबरा जाते हैं और एक डरते हुए कहता है कि पॉइजन स्वॉम्प रिस्ट्रिक्टेड जोन है और उन्हें सच में वहां नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि वो बात खत्म करे, चिकारा की मुट्ठी आग से जल उठती है और वो बिना हिचक ब्रूटल पंच उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे वो आदमी पीछे उछलकर गिर जाता है। गुस्से भरी आवाज में वो पूछता है कि क्या उसने सही सुना और फिर घोषित करता है कि वो तुरंत पॉइजन स्वैम्प जा रहे हैं और सबको तैयार होने को कहता है। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्मर्क आता है और वो मास्क मैन के बारे में सोचता है। उधर डंजन के अंदर मकोटो को अचानक कुछ गड़बड़ फील होती है। मिनोरी उसकी अनईस देखकर पूछती है कि क्या हुआ। जवाब दिए बिना मकोटो तुरंत एक पेड़ पर छलांग लगाता है और एरिया स्कैन करता है। जैसे ही उसकी नजर गेट पर पड़ती है, उसे सब समझ आ जाता है। वो मटर करता है कि वो कांगो है। मिनोरी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। मकोटो पेड़ से कूदकर नीचे आता है, मास्क ठीक करता है और बोलता है कि वो जा रहा है। माइनोरी पैनिक में उसे अपने पास रहने को कहती है। मकोटो उसका सिर सहलाकर कहता है कि काम हो
जाओ वो भी स्ट्रांग हो चुके हैं, ये उनका रिवेंज लेने का मौका है। मिनोरी चिंता में थी, लेकिन माकोटो मुस्कुराकर उससे कहता है कि वो ये वरीड फेस न बनाए, क्योंकि न मरना उसकी स्पेशलिटी है। जैसे ही वो निकलने लगता है, मिनोरी कांपती आवाज में उसे केयरफुल रहने को कहती है और बताती है कि कैंगो टोरा से भी कहीं बड़ा मॉन्स्टर है। फिर वो उस पर एन्चांटमेंट स्पेल डालती है, जिससे मकोटो को पावर एनहांसमेंट मिल जाता है और वो शैडोज में गायब हो जाता है। मकोटो विजन एनहांसमेंट एक्टिवेट करके कैंगो की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करता है। वो उसे डंजन गेट से रेल्म में एंटर करते देखता है और तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है कि अगर कैंगो एंट्रेंस के पास है तो उसके बाहर निकलने की चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए उसे थोड़ी दूरी बनानी होगी। तभी उसकी तेज नजर एक वेनमस पिग पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। बिना देर किए वो अपनी उंगली काटकर खून को नाइफ पर लगाता है और पिग में चुभो देता है, जिससे उसकी हिप्नोसिस और हेलुसिनेशन स्किल्स एक्टिवेट हो जाती है। कुछ मिनटों तक ये एबिलिटी यूजर को टारगेट की परसेप्शन कंट्रोल करने देती है और कुछ हद तक बॉडी अब्सॉर्ब भी कर सकती है। हिप्नोटाइज्ड पिग्स को कमांड देकर वो उन्हें दुश्मनों की तरफ भेज देता है। कैंगो के एक आदमी को वो पिग्स दिख जाते हैं और वो उसे अलर्ट करता है। कैंगो स्मर्क करता है और कहता है कि ये तो परफेक्ट वार्म अप है। वो अपने मैन को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कांपना बंद करो और चार्ज करो। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, कैंगो और उसकी टीम पिग्स को जल्दी खत्म कर देती है। मकोटो का मजाक उड़ाते हुए कैंगो स्नीर करता है कि क्या बस इतना ही था, फिर अपने मैन को आगे बढ़ने का संकेत देता है। एक आदमी रुककर कहता है कि उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कैंगो की एक्सप्रेशन डार्क हो जाती है और वो पलटकर उसे इंसल्ट करते हुए पूछता है कि वो कैसी वीक बातें कर रहा है। आदमी हिचकते हुए कहता है कि उसे कुछ ऑफ लग रहा है, उसकी ब्रीदिंग हैवी हो रही है। तभी उसके चेहरे से खून बहने लगता है। एक एक करके मैन खांसते हुए खून उगलने लगते हैं। कोई गास्प करता है कि ये क्या हो रहा है। चकारा की आंखें फैल जाती हैं। वो अपना मुंह और नाक ढंककर शॉक में कहता है कि ये स्मेल पॉइजन है, लेकिन कंफ्यूज होता है कि पॉइजन बोर्ड्स मरने पर भी ऐसा स्मेल नहीं छोड़ते। वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक शैडो तेजी से मूव करती है। मकोतो अचानक पीछे से अटैक करता है। उसकी ब्लेड कैंगो की तरफ जाती है। कैंगो तुरंत उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये वही मास्क्ड मैन है जिसके रूमर्स फैले थे। मकोटो की नाइफ कांगो के हाथ में लगती है, लेकिन गहराई तक जाने से पहले ही कांगो हवा में ब्लेड पकड़ लेता है। मकोतो तुरंत पीछे हट जाता है और कैंगो को कामली अपने हाथ से नाइफ निकालते देखता है। मकोटो की मूवमेंट और एंड्योरेंस देखकर कैंगो स्मर्क करता है और कहता है कि रूमर्स सही थे, वो सच में काफी स्ट्रांग है। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड ग्रिन आती है और वो मकोटो की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे वो पसंद है। मकोटो की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। कैंगो आगे बोलता है कि उसे स्ट्रांग आइज पसंद है। फिर उसकी एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट से भरी हुई काली पड़ जाती है। दूसरी तरफ कमजोर लोग उसे हद से ज्यादा डिस्कस्ट करते थे। गिर चुके अपने सबोर्डिनेट्स की तरफ इशारा करके उसने स्नियर किया कि वो लोग इसलिए मरे क्योंकि वो वीक थे। फिर आंखों में एक अजीब सा ग्लिंट लिए कांगो ने अपना हाथ माकोतो की तरफ बढ़ाया, ये कहते हुए कि सिर्फ फील करके ही उसे पता चल गया था कि माकोतो स्ट्रांग है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी जब उसने माकोतो को अपने साथ जुड़ने का प्रपोजल दिया। शिकिरा ने पूछा कि क्या माकोतो उसका कंपेनियन बनना चाहेगा। उसने आगे समझाया कि अगर वो बाकुरिन के नाम के नीचे उसका सबॉर्डिनेट बन गया तो उसे पैसा, ऑनर और औरतें मिलेंगी, सब कुछ उसका होगा। स्माइल करते हुए उसने पूछा कि क्या सोचा, ये एक ग्रेट ऑफर है। माकोतो चुप रहा। चिकारा ने फिर कहा कि जैसे उसने पहले भी बोला था, उसे स्ट्रांग लोग पसंद है। उस आदमी का हाथ क्रश करते हुए उसने कहा कि वीकलिंग्स उसे बिल्कुल नहीं पसंद। उसे मॉक करते हुए बोला कि उसने सोचा था उस आदमी में कुछ पोटेंशियल होगा, पर लगता है नहीं। बिना हिचकिचाए उसने आदमी को बेरहमी से कुचल दिया, कहते हुए कि उन्हें देखना इतना इरिटेटिंग था। अगर ऐसा था तो उसे उन्हें पंचिंग बैग्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर माकोतो की आंखें लाल हो गईं जब उसे अपी और अपनी बहन पर हुए टॉर्चर की याद आई। अपने फिस्ट क्लेंच करके उसने चिकारा से पूछा कि वो वीक लोगों को ऐसे क्यों टॉर्मेंट करता है। चिकारा एक्साइटमेंट में चिल्लाया कि वो ये इसलिए करता है क्योंकि ये फन होता है। उसने समझाया कि जब वो वीकलिंग्स को पंच करता है तो सब एक शी जैसे रिएक्ट करते हैं, होपलेस चेहरों के साथ, माफी मांगते हुए और हेल्प की भीख मांगते हुए। उसने बोला कि सब वही बातें कहते हैं और एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ बताया कि उनके चेहरे डर से मुंह बनाते हैं। अपने हाथ फैलाकर सिर पीछे झुकाकर वो पागलों की तरह हंसा। फिर वो
उस आदमी के शरीर पर कूद गया, उसे बेरहमी से कुचलते हुए, और बोला कि उनके चेहरे उस पल में डिस्पेयर से सने हुए देखने में बहुत डैम मजेदार होते हैं। माकोतो ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी से अटैक किया और चिकारा पर एक इंटेंस पंच मारा। चिकारा ने अटैक डॉज किया और उसकी तारीफ की, कहते हुए कि मैन होने के नाते उन्हें पहले फाइट करनी चाहिए। बैटल शुरू हो गई। चेहरा ने कमेंट किया कि वो उसे जाने देने का प्लान नहीं कर रहा था, पर वो वाकई स्ट्रांग था। माकोतो ने सोचा कि उसे पता था चिकारा सच में एक मॉन्स्टर था। एक फ्लैश में इंटेंस पावर और रेस के साथ चेहरा ने उस पर अटैक किया, इतनी क्रशिंग ब्लो से कि माकोतो पीछे हट गया। उसने सोचा कि क्या ये सबसे हैवी अटैक था जो उसने कभी लिया है, और क्या चिकारा ने अब तक उन पर अपनी असली स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। चिकारा चिल्लाया कि माकोतो उसकी स्ट्राइक झेल पाया। हंसते हुए उसने कहा कि लगता है उसने बहुत ज्यादा होल्ड बैक किया था, उसने सिर्फ 30% पावर यूज की थी। उस अटैक के बाद माकोतो को समझ आया कि वो शिकारा की फुल पावर नहीं थी। चिकारा ने फिर उसे मॉक किया क्योंकि वो वेपन यूज कर रहा था, उसे बोलते हुए कि जितना चाहे यूज कर ले। एक सिनिस्टर ग्रिन और फायरी ऑरा उसके आसपास घूम रही थी। चिकारा ने कहा कि वो माकोतो के हर अटैक को झेलेगा और उसे दिखाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। माकोतो फिर अटैक करने बढ़ा, पर उसका वेपन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। चिकारा ने पूछा कि क्या उसने अपने वेपन को मेंटेन नहीं किया। उसने कहा कि ऐसी डल ब्लेड से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर भी उसे स्क्रैच नहीं कर सकता। चिकारा फिर उस पर आया, उसका फायरी ऑरा और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसने कहा कि अब तक माकोतो को पावर का फर्क समझ जाना चाहिए, और ये भी कि वो उसे हरा नहीं सकता। ऐसे नहीं। माकोतो गुस्से में चिल्लाया कि चुप हो जा, और अटैक किया। वहीं चिकारा ने सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक आसानी से डॉज कर लिया। उसने कहा कि वो पहला इंसान नहीं था जो उसकी स्ट्रेंथ देखकर इतना डिफाइंट हो गया हो। एक कदम पीछे लेते हुए उसने माकोतो को फुल एनर्जी से पंच मारा। पागलों की तरह हंसते हुए उसने कहा कि उसे वो और ज्यादा पसंद आ रहा है, फिर बेरहमी से उसे अटैक करते हुए उसे नॉकआउट कर दिया। उसने माना कि वो ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसे गिरा दिया, कहते हुए कि जो हो गया वो हो गया। हालांकि उसकी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। तभी चिकारा पलटा और देखा कि उसकी शोल्डर में एक नाइफ घुसा हुआ था। उसने ब्लेड निकालकर फेंक दिया, समझते हुए कि ये खराब था, वो पॉइजन था। जब उसने माकोतो को पीछे खड़ा देखा तो डिसबिलीफ में पूछा कि ये कैसे पॉसिबल था। उसके ऑर्गन्स ऐसे डैमेज होने के बाद भी, उसकी स्किन पॉइजन स्वॉम्प में भिगोने के बाद भी सड़ नहीं रही थी। वो हैरान हुआ और बड़बड़ाया कि माकोतो कितना इनह्यूमन था, सोचते हुए कि क्या ये हो सकता है। अचानक उसे कुछ समझ आया। चिकारा अटैक की तैयारी करने लगा। एक येलो एनर्जी उसे घेर रही थी। उसने माकोतो पर वार करने की कोशिश की और इंटेंस बैटल शुरू हो गया। जैसे ही चिकारा ने माकोतो का मास्क हटाने की कोशिश की, उसने अपनी फुल एनर्जी और इमेंस पावर का इस्तेमाल किया, जमीन पर इतनी जोर से वार किया कि सब कुछ टूट गया। उस बड़े धमाके के बाद माकोतो का मास्क गिर गया। शिखर पागलों की तरह हंसा, उसकी आंखें डार्क और डेडली लुक के साथ, और एक सिनिस्टर ग्रिन लिए। उसने चिल्लाकर कहा कि ये माकोतो ही था। आखिर उसने उसे ढूंढ लिया था। उसे एहसास हुआ कि ये माकोतो ही था शुरू से। हाथ बांधकर उसने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि मास्क वाला आदमी वही था। उसने चिल्लाकर कहा कि माकोतो उसके अटैक इसलिए झेल पा रहा था क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं बल्कि रिजेनरेट कर रहा था। इंटेंस गुस्से में उसने उंगली उसकी तरफ तानी, कहते हुए कि वो इतने समय से उसका पीछा कर रहा था, वही था जिसने अबे तोरा को मारा था। चिकारा उससे बदला लेने का सपना देखता आया था। गुस्से में फिस्ट्स क्लेंच करते हुए उसने कहा कि माकोतो को अपना एलाई बनाने की कोई बात नहीं। एक डेथली और एग्रेशन लुक में उसने कहा कि वो उसे मार डालेगा। माकोतो ने पूछा, मार डालेगा? बस इतना करके ही संतुष्ट है? उसकी आंखें फायर एनर्जी से चमकने लगीं। उसके आसपास स्पार्क्स क्रैकल हो रहे थे। सीरियस एटीट्यूड में उसने चिकारा की तरफ उंगली तानकर कहा कि वो सिर्फ उसे मारेगा नहीं। बैटल शुरू हुआ चेहरा के इंटेंस अटैक के साथ जो माकोतो पर टूट पड़ा। उसकी एनर्जी ओवरवेलमिंग पावर के साथ सर्ज कर रही थी। अपनी एबिलिटीज से उसने शार्प स्टोन्स फेंके जो माकोतो की बाहों में गहरे कट बना गए। एक फ्लैश में वो फिर आगे कूदा, वार करने को तैयार, चिल्लाते हुए कि माकोतो नहीं बचेगा। पूरी ताकत से चिकारा ने उसे जमीन में दे मारा। टक्कर से एक भारी एक्सप्लोजन हुआ, पर माकोतो ने जवाब में तुरंत काउंटर अटैक किया, अपनी फुल पावर छोड़ते हुए। उसने एक भयंकर पंच मारा, लेकिन चिकारा हिला भी नहीं, एक सिनिस्टर हंसी के साथ खड़ा रहा। माकोतो को मॉक करते हुए उसने पूछा कि क्या बस इतना ही था। बिना हिचकिचाए उसने एक इमेंस पावर वाला पंच मारा, माकोतो को बेरहमी से हिट करते हुए, दिखाते हुए कि रियल स्ट्राइक कैसी होती है। वो पंच इतनी डेवास्टेटिंग फोर्स से लगा कि उसने रुककर माकोतो के कांपते शरीर को देखा। एक पागल हंसी उसके मुंह से निकली जब उसे एहसास हुआ। माकोतो की हालत देखते हुए चिकारा ने ठंडेपन से कहा कि शरीर में जब डर एक बार एंग्रेव
हो जाए तो वो आसानी से नहीं जाता। माकोतो जमीन पर पड़ा था, जख्मी और उठने की कोशिश में जूझता हुआ। उसके साइड से खून बह रहा था, उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। वो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। दूर से चिकारा उसे स्मग अंदाज में देख रहा था, उसकी सेटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी। क्लोजअप में उसका चेहरा एक मेनेसिंग वाइड ग्रिन दिखाता था, जबकि माकोतो का चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उसकी आंखें डर से चौड़ी, पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। चिकारा उसके ऊपर खड़ा होकर पूछ रहा था कि क्या उसे अब भी वो डर याद है जो उसने उसे टॉर्चर करते हुए दिया था। जैसे ही वो पास आया, माकोतो उठने की कोशिश करता रहा। तभी शिकिरा के पीछे माकोतो के हाथों में रेड ऑरा घूमने लगा। कमांडिंग आवाज में माकोतो ने अटैक का ऑर्डर दिया। उसका हाथ चिकारा की तरफ पीछे से लपका, पर चिकारा ने आसानी से डॉज कर लिया। चिल्लाकर उसने उसे अक्यूज किया कि वो उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज मौकरी से भरी हुई थी। माकोतो के डरे हुए रिएक्शन को देखकर चिकारा ने स्नीर किया और पास आया, पूछते हुए कि क्या माकोतो ने सच में सोचा था कि वो ऐसे अटैक से उसे ले सकता है। बिना रुके उसने एक पावरफुल किक मारी जिसने माकोतो को जमीन पर पटक दिया। नीचे पड़े माकोतो को देखते हुए चिकारा ने पूछा कि वो इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना पैर उसके शरीर पर दे मारा, जिससे माकोतो की चीख निकल गई। अपनी फिस्ट क्लेंच करते हुए उसने कहा कि वो तब तक उसे मारता रहेगा जब तक वो जवाब नहीं देता। फिर जैसे उसे कुछ समझ आया हो, उसने कहा कि माकोतो का यहाँ होना सिर्फ एक मतलब रखता है, उसकी बहन आसपास होगी। माकोतो की आंखें शौक और डर से फैल गईं, जैसे ही चिकारा द्वारा दिए गए टॉर्चर की यादें फिर सामने आईं। उसका जबड़ा कस गया, दांत भींच गए और उसकी आंखों में दर्द और डिटर्मिनेशन की एक जलती हुई झलक आ गई। शिकारा ने अपना पैर माकोतो से हटाया, ये कहते हुए कि उसे बाइंड करना होगा इससे पहले कि वो रीजनरेट कर ले। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने नीचे देखा और पाया कि माकोतो गायब था। शिकारा के चेहरे पर शॉक साफ दिखा, पर वो रिएक्ट कर पाता इससे पहले माकोतो उसके पीछे प्रकट हुआ। उसका शरीर डेडली ओनरा के साथ धड़क रहा था क्योंकि वो रीजनरेट हो रहा था। चिकारा स्टून्डेड रह गया। उसे एहसास हुआ कि माकोतो की रिजनरेशन पिछली बार से कहीं ज्यादा तेज थी जब उसने उसे कैप्चर किया था। एक फ्लैश में माकोतो ने अटैक लॉन्च किया। बटचर अपनी इमेंस पावर पर भरोसा करते हुए उसे जल्दी डॉज कर गया। स्मिर्क करते हुए उसने कहा कि माकोतो सच में तेज हो गया है, लेकिन ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने उसने कहा माकोतो पावरलेस है। चेयर ने अपनी बात एक ब्रूटल पंच से पूरी की। माकोतो को इतनी ताकत से मारा कि उसे शक हुआ कि उसकी रीजनरेशन इसे संभाल भी पाएगी या नहीं। एक मर्सिलेस ग्रिन के साथ उसने माकोतो के शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया, दोनों हाथ काट दिए। उसकी ओर उंगली करते हुए उसने उसकी फ्यूडल स्ट्रेटेजी का मजाक उड़ाया, कहते हुए कि वो बस रीजनरेट और डिफेंड करता है बिना किसी रियल सोच के। उसे अंदाजा नहीं था कि माकोतो इतना इनकॉम्पिटेंट था, लेकिन चिकारा की हैरानी के लिए माकोतो स्मिर्क कर उठा, अपनी आंखें सिकोड़े हुए। चिकारा ने मांग की कि वो बताए वो मुस्कुरा क्यों रहा था। माकोतो ने जवाब दिया कि वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, चिकारा को ब्रेनलेस इडियट कहकर मॉक करते हुए। चिकारा उसकी बातों से हिल गया और डिसबिलीफ में देखता रहा जब माकोतो का शरीर तेजी से रीजनरेट होने लगा। उसके कटे हुए हाथ जमीन पर हल्का सा हिले और फिर उसके शरीर की ओर तेजी से लौट आए, लाल और काले एनर्जी की घूमती हुई लहरों के साथ। एक कमांडिंग आवाज में माकोतो ने चिल्लाया कि उसके अलग हुए हिस्से चलें। शिकिरा ने हंसकर इसे बेकार अटैक बताया। उसने माकोतो का मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या सच में उसे लगता है कि ऐसा अटैक उस पर असर करेगा। लेकिन जैसे ही वो लड़ने लगा, कुछ गलत फील हुआ। उसकी कॉन्फिडेंस हिलने लगी क्योंकि वो माकोतो के नए ऑनस्लॉट को रोकने में संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखी। माकोतो की आवाज ठंडी और दृढ़ता से गूंजी। उसने कहा कि भले ही कुछ समय पहले वो एक डरपोक जानवर की तरह कांप रहा था, पर अब वो डर किसी और चीज ने दबा दिया था, हेट्रेड। आगे बढ़ते हुए उसका शरीर एक ऑमिनस एनर्जी से धड़क रहा था, जिसकी डेडली फोर्स अंदर से फैल रही थी। एक विशेष स्विंग के साथ उसने अपनी पावर छोड़ी और चिकारा का हाथ काट दिया। माकोतो अपनी ही नई स्ट्रेंथ से हैरान होकर अपने साथी नौ की तरफ मुड़ा और कहा कि उन्हें स्ट्रेंथ का कॉन्टेस्ट करना चाहिए। चिकारा अब गुस्से से भर चुका था। उसने आक्रामक तरीके से दांत भींचे, अपनी फिस्ट क्लेंच की और फिर एक डेफनिंग चीख निकाली। माकोतो स्मिर्क करते हुए कॉन्फिडेंटली बोला कि वो चिकारा को एक पंचिंग बैग बना देगा। पागलों जैसा गुस्सा लिए चिकारा उस पर टूट पड़ा, चिल्लाते हुए कि वो उसे टुकड़ों में तोड़ देगा ताकि वो कभी रीजनरेट न कर सके। लेकिन
उससे पहले कि वो वार करता, माकोतो ने एक कमांडिंग ऑर्डर दिया। कैदर एक पल में उसके सारे बिखरे शरीर के हिस्से वापस उसकी ओर सर्च्ड हुए और फायरी पावर के साथ जुड़ गए। पूरी तरह रिस्टोर होकर उसने चिकेरा पर एक एक्सप्लोसिव अटैक किया। एक डेवास्टेटिंग ब्लो मारते हुए पूछा, कैसा लगा? माकोतो ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा, कैसा फील होता है स्ट्रेंथ में हारने का, पेन में हारने का, हेट्रेड में हारने का? उसकी फायरी नजर चिकारा पर जमी रही और उसने सीरियस एटीट्यूड में अपनी फिस्ट क्लेंच की। उसने कहा, जो डर हमने फील किया था वो हम इसके शरीर में गहराई तक एनग्रेव करेंगे। एक हफ्ते बाद कोनगारिकी के साथ बैटल के बाद बाकुरन गिल्ड में हेरुडो और इशिकी कॉरिडोर से गुजर रहे थे, अगले डीमन किंग बैटल की तैयारियों पर चर्चा करते हुए। हेरुडो ने पूछा कि तैयारियां ठीक चल रही हैं या नहीं, जिस पर इशिकी ने कहा कि वो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। एक्साइटेड होकर इशिकी ने कहा कि उन्हें तो के लिए मेहनत करनी होगी। हेरूड पजल्ड होकर पूछ बैठा कि तो फिर कौन था? इशिकी ने ऑकवर्ड हंसी हंसी, लेकिन हेरूड ने सीरियस होकर किरा की तरफ मुड़कर पूछा कि वो क्या कह रहा था। तो का नाम बड़बड़ाते हुए हेरूड को अचानक याद आया और फिर कैजुअली हंसकर बोला कि वो मजाक कर रहा था। इशिकी डरते हुए बोला कि वो ऐसे मजाक न करे, भले ही मजाक हो। हीरो ने कामली माफी मांगी। इशिकी ने फिर कहा कि उसने हाल ही में चिकारा को नहीं देखा। हीरो ने जवाब दिया कि चिकारा शायद उन सिबलिंग्स को ढूंढने बाहर गया है। हेरूड ने कहा कि आखिर वो लोग अच्छे पंचिंग बैग्स थे और इशिकी ने हामी भरी। वापस मुड़कर हेरुटो ने सेया को कहा कि चिंता न करे, चिकारा जरूर उन सिबलिंग्स को वापस लाएगा। इशिकी ने एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ कहा कि वो सिबलिंग्स उसे अनईजी फील करवाते थे और वापस आने पर वो उन्हें जान निकलने तक ट्रेन करेगा। तभी एक स्टाफ मेंबर जल्दी में आया और दोनों को संबोधित किया। उत्सुक होकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और वो इतना परेशान क्यों था। स्टाफ मेंबर ने बताया कि एक पैकेज आया है, पर यह सिर्फ पैकेज नहीं है। दोनों चौंक गए। इशिकी भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ा और सैगरी से पूछा कि क्या हुआ। सेडी ने बॉक्स दिखाया जो आया था। जैसे ही उसका अंदरूनी हिस्सा दिखा, इशिकी स्टन्ड रह गया क्योंकि अंदर कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। मेंबर्स ने उस हाथ पर बना टैटू पहचाना और समझ गए कि ये चिकारा का है। सैगरी ने जल्दी से अपनी मैजिक स्किल्स यूज करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की। स्पेल कास्ट करने के बाद उसने कंफर्म किया कि ये फेक नहीं है, ये सच में चिकारा के शरीर का हिस्सा था। गुस्से में इशिकी ने टेबल पर जोर से हाथ पटका, जबकि सैगरी सोच रही थी कि चिकेरा को हराया कैसे जा सकता है। उसने पूछा कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। हेरुडो ने सिचुएशन एनालाइज करते हुए कहा कि चिकारा के लिम्स को खास तौर पर काट कर भेजा गया है, जिसका मतलब है कि ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसे उनसे ग्रज है। उसने आगे कहा कि चिकारा उन सिबलिंग्स को ढूंढ रहा था, इस वजह से उसे लगा कि शायद वही इसके जिम्मेदार है। इशिकी घबरा गया और चिल्लाया कि यह मुमकिन नहीं कि वो दोनों चिकारा को हरा पाए हों। हेरुडो फिर भी संदेह में था। उसने माना कि उसे तब से शक था जब तो को हराया गया था। उसने समझाया कि भले ही तो उनसे कमजोर था, पर वो एवरेज हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रांग था, फिर भी वो हार गया। अब चिकारा, जो दुनिया के सबसे स्ट्रांग लोगों में से था, वो भी हार गया। हेरुडो ने निष्कर्ष निकाला कि वो सिबलिंग स्ट्रांग हो चुके हैं। इशिकी अभी भी पैनिक में था। उसने कहा कि यह पॉसिबल नहीं कि सिबलिंग्स इतने कम समय में इतने स्ट्रांग हो गए। हेरुड ने बीच में रोकते हुए पूछा कि वो खुद इतने पावरफुल कैसे बने थे। इशिकी ने जवाब दिया कि ऑब्वियस है, वो बार बार दूसरों को मारते रहे ताकि वो लेवल अप कर सके। अचानक वो रुका और रियलाइजेशन में चिल्लाया, जब कोई हाई लेवल एनिमी हराया जाता है तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ये समझकर उसे एहसास हुआ कि सिबलिंग्स ने शायद एक दूसरे को रिपीटेडली मारकर जल्द ही लेवल अप किया और स्ट्रांग बन गए ताकि बदला ले सके। मेंबर्स इस खुलासे से स्टून्ड रह गए। सादरी ने सबको शांत रहने को कहा। इशिकी अब भी ओवरवेल्म्ड बोला कि उसे चिकारा के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उन्हें अपना अगला कदम सोचना होगा। सैगर उसके पास आई और एक स्पेल कास्ट कर उसकी माइंड स्टेबलाइज की और उसे आराम करने को कहा। वो मान गया और आराम करने चला गया। हेरोडोटो ने फिर माफी मांगी और सैगरी से कहा कि उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे। उसने हामी भरी और चली गई। अकेला होने पर हेरोडो उस बॉक्स की तरफ मुड़ा जो आया था। चिकारा के बॉडी पार्ट्स को देखते हुए उसने कटे हुए हाथ को उठाया और स्कोफ किया। उसने पूछा कि क्या सच में उन्हें लगता है कि वो इससे उन्हें डराएंगे, इसे कचरा कहते हुए। फिर उसने बॉक्स को कचरे में फेंक दिया, कहते हुए कि अगर सिबलिंग्स को लगता है कि वो सिर्फ इससे बदला ले सकेंगे तो वो डिल्यूशनल है। उसने माना कि उन्होंने चिकारा को हराया, ये इंप्रेसिव है, पर उन्हें मूर्ख कहा। फिर उसने चिकारा की कटे हुए आई को अपने पैर से कुचल दिया। उसी पल माकोतो, जो रूफटॉप पर था, ने
वो दर्द फील किया क्योंकि उसका कनेक्शन चिकारा के क्रश्ड पार्ट से टूट गया था। उसे समझ आया कि क्या हुआ है और उसने सोचा कि उसने उनके बेस पर काफी इंटेल जमा कर ली है, लेकिन उसे मनोरी की चिंता होने लगी। उसने तय किया कि अब उसे वापस जाना चाहिए और सोचा कि यह पैकेज भेजना शहर जाकर शॉपिंग करने का अच्छा बहाना था। भले ही उसे पॉइजन रेजिस्टेंस थी, पर डंजन का खाना ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं था। इसके अलावा उसने अपने कपड़ों में शेप मेमोरी मैजिक डलवाया था, जिससे वो फटे या गंदे हों, दोनों ही हालत में खुद को ठीक कर लेते थे। उसने एक स्टफ्ड एनिमल भी उठाया और मनोरी के लिए एक सुवेनियर लाना तय किया, जो अकेली उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो निकला, उसने देखा कि कुछ हंटर्स एक यंग वुमन का पीछा कर रहे थे जो क्लोक पहने हुए थी। उसने सोचा कि क्यों, क्योंकि ये एरिया बाकिरन के कंट्रोल में था। शुरू में उसने तय किया कि उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब हंटर्स करीब पहुंच गए और वो औरत लगभग पकड़ी जाने वाली थी, तो माकोतो ने फैसला किया कि वो पुलिस को इग्नोर नहीं कर सकता। वो उनके पीछे प्रकट हुआ और अटैक कर दिया। हंटर्स चौंक गए और पूछा कि वो कौन था। उन्हें इग्नोर करते हुए माकोतो उस औरत की तरफ मुड़ा और कहा कि जरूर कोई वजह होगी जिस वजह से उसका पीछा किया जा रहा है। उसने उसे जल्दी भागने को कहा। जैसे ही उसने उस यंग वुमन को देखा, वो शॉक्ड रह गया। उसने सोचा कि वो वहां क्यों थी। इसी दौरान उनके बेस पर मिनोरी बेचैनी से मकोटो के लौटने का इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि वह जल्दी ही लौट आएगा। तभी मकोटो महिला को लेकर आया। उसे देखते ही मिनोरी ने तुरंत पूछा क्या हुआ और ये महिला कौन है। मकोटो ने उसे शांत होने को कहा और महिला के चेहरे को ध्यान से देखने के लिए कहा। मिनोरी ने जैसे ही देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंकते हुए बोली कि ये इंसान खुद उसकी ही तरह दिखती है। सेया इशिकी, फाइट लोटस गिल्ड का गर्वित कप्तान और एस रैंक का स्वॉर्डमैन, अपनी बेहतरीन स्वॉर्ड स्किल्स के लिए बहुतों द्वारा सराहा जाता था। महिलाएं उसे उसके हैंडसम लुक्स के लिए पसंद करती थीं और वह सबके प्रति दोस्ताना और अप्रोचेबल माना जाता था। फाइट लोटस का मूड मेकर होने के नाते वह करिश्माई और दयालु दिखता था, लेकिन हीरो पार्टी ही जानती थी कि उसके चार्मिंग फेस के पीछे विकृत डिप्रेव्ड डिजायर्स छिपे हैं। उस समय सेया मिनोरी के साथ खुद को एंजॉय कर रहा था। वह पागलपन से अपनी स्वॉर्ड को चाट रहा था, अपनी प्लेजर को दिखाते हुए और यह कहते हुए कि वह सच में सबसे अच्छी है, बाकी महिलाओं से अलग। उसने कहा, भले ही मैंने उसे कितना भी तोड़ा, वह कभी नहीं मरी। एक क्रूर स्वॉर्ड के अटैक से उसने मिनोरी को घायल कर दिया, जिससे वह एगनी में चीखी। सेया जैसे इस सीन से खुश हो, हंसा और उसके स्क्रीम को स्वीट बताते हुए कहा कि महिलाएं सिर्फ तभी किसी काम की होती हैं जब वे सफरिंग में हों। इसी बीच मकोटो अपनी बहन की सफरिंग और अधिक सहन न कर पाए। इशिकी से चिल्लाया, पूछते हुए कि हमेशा मिनोरी क्यों। इसके जवाब में इशिकी ने अपनी स्वॉर्ड मकोटो के मुंह पर मार दी, उसे चुप करा दिया। उसने ताने से कहा कि पुरुषों को टॉर्चर करना मजेदार नहीं है, महिलाओं को मारना और वायलेट करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। इसके बाद इशिकी ने मिनोरी को पकड़ा और जोर से गला दबाना शुरू किया। दांत पीसते हुए उसने कहा कि उसका स्क्रीम और लाउडर सुनना चाहता है। मिनोरी की क्राइस कमरे में गूंजती रही। फिर इशिकी ने जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि टोरा और हेरोडो कॉरिडोर में है। वह कमरा सिर्फ हीरो के लिए ऑफ लिमिट्स था। जिज्ञासा के कारण उसने चुपचाप उनका पीछा किया। जैसे ही वह आगे देखने वाला था, हीरो ने सेया को बुलाया, जिससे वह पैनिक में आ गया क्योंकि उसने रियलाइज किया कि उसे पकड़ लिया गया है। सिर थोड़ा पीछे झुकाते हुए हीरो ने कहा कि पीकिंग ठीक नहीं है। जवाब में इशिकी ने आराम से आगे बढ़ते हुए ऑकवर्ड हंसते हुए कहा कि वह सिर्फ क्यूरियस था क्योंकि टोरा हेरोडो के साथ कमरे में आया था। हेरोडो अनअफेक्टेड कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वह एनीवे डिस्पोजेबल है। फिर उसने इशिकी से पूछा कि क्या वह भी देखना चाहता है। तीनों साथ कमरे में प्रवेश करते हैं और इशिकी उस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। टोरा ने समझाया कि हेरोडो ने उससे कहा था कि किरु मिनोरी का एग्जैक्ट क्लोन बनाना है। इशिकी ने जैसे ही कमरे में फैले हरे कंटेनर्स को देखा, हेरोडो ने और विस्तार से बताया कि अगर वे मिनोरी की रिजेनरेटिव एबिलिटीज वाले बीइंग्स मास प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एफिशिएंटली फार्म कर पाएंगे। व्हाइट लोटस के रिसोर्सेज और टोरा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उन्होंने क्लोन सक्सेसफुली बनाए, लेकिन वे अपेक्षित रूप से फंक्शन नहीं करते थे। इशिकी ने उन्हें ध्यान से देखा। हेरोडो ने बताया कि रिजेनरेशन एबिलिटी इनकम्प्लीट है। लगभग 10 बार मारे जाने के बाद क्लोन्स रिजेनरेट करना बंद कर देते हैं और बदतर, उन्हें मारने से कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते। टोरा ने जोड़ा कि क्लोन्स को इम्प्रूव करने की कोशिशों के बावजूद परिणाम अनसैटिस्फैक्टरी रहे। इसे जारी रखना पॉइंटलेस लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें डिस्कार्ड करने का प्लान बनाया। इशिकी इंट्रिग ने पूछा, क्या वे सभी को फेंक देंगे? टोरा ने पुष्टि की और बताया कि अभी उनके लिए एक फाइनल यूज बाकी है। उन्होंने बताया कि वे क्लोन्स का जितना हो सके एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर अंत में डिस्कार्ड करेंगे, यह स्वीकार करते हुए कि वह
कभी भी रियल चीज के अलावा किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होगा। इशिकी एक ईरी ग्रिन के साथ डिमांडेड कि क्लोन्स उसे दिए जाएं। टोरा ने मान लिया, लेकिन चेताया कि क्लोन्स पूरी तरह यूजलेस हैं। उनकी कोई विल, इमोशंस नहीं है और वे सिर्फ डिफेक्टिव रोल्स हैं जो ब्लाइंडली ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। इशिकी एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन के साथ रिमार्केड की ऐसी कंडीशंस परफेक्ट हैं। पजल पूछता है क्या इशिकी सच में डॉल्स पर एक्साइट हो रहा है। इशिकी स्मर्क करते हुए एक कंटेनर को देखकर मैनिक डिलाइट में कहता है कि वह डॉल्स पसंद नहीं करता, उसे यह पसंद है। उसने आगे कहा कि वह इसे चेरिश करना, टॉर्चर करना, वायलेट करना, टॉय करना और सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। फिर उसने हेजिटेट किया और जोड़ा कि वह इसे मारना भी चाहता है, जीने देना भी चाहता है और इसका पूरा एग्जिस्टेंस ओन करना चाहता है। हेरोडो आशिकी के ऑब्सेशन को देख कैजुअली रिमार्क्ड कि ये अब सिर्फ फिक्सेशन नहीं, ये डिपेंडेंस है। उसने सेया से कहा कि वह सच में एब्सोल्यूट वर्स्ट है। इसी बीच उनके बेस पर मकोटो और मिनोरी शॉक्ड थे मिनोरी के क्लोन को देखकर। मकोटो ने अपनी बहन से पूछा क्या वह ठीक है। मिनोरी ने आश्वस्त किया कि वह फाइन है। हालांकि मकोटो ने चिंता जताई, यह समझते हुए कि क्लोन अशिकी के हाथों में आ गए हैं। मिनोरी का क्लोन ने पुष्टि की, स्वीकार करते हुए कि उसे पूरी एक्सटेंट नहीं पता है, लेकिन अब भी वह निश्चित थी कि कम से कम 1 दर्जन क्लोन्स अभी भी उसके द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। मकोटो अब भी पजल्ड ने पूछा क्यों वह अलग लगती है, क्योंकि उसने सुना था क्लोन्स इमोशंस नहीं रखते। उसने स्वीकार किया कि वह भी नहीं जानती, लेकिन टीवी पर कुछ देखकर उसके अंदर कुछ वार्म फील हुआ। उसी समय उसने सेया अशिकी के प्रति अपना हेट्रेड और रिजेंटमेंट महसूस किया। पहली बार अपनी इमोशंस को समझते हुए वह मैंशन से भाग गई। हालांकि उसे पता था कि अभी भी उसके जैसे अन्य ट्रैप्ड है और उसने डेस्परेटली अपने भाई से उनकी मदद करने की गुहार लगाई। मकोटो गहराई से सोचते हुए अचानक मिनोरी की ओर मुड़ा और क्लोन्स का इस्तेमाल करके अशिकी को मारने का प्रस्ताव रखा। मिनोरी हॉरिफाइड हुई और पूछा कि वह क्या कह रहा है। मकोटो ने समझाया कि अशिकी को पता नहीं कि क्लोन्स में इमोशंस हैं और वह हमेशा उनके सामने गार्ड डाउन कर देता है। वे इसका फायदा उठाकर उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मिनोरी शेकन ने पूछा अगर क्लोन्स डिस्कवर हो गए तो क्या होगा। मकोटो ग्रिमली एडमिटेड कि वर्स्ट केस में वे मारे जाएंगे। मिनोरी अब विजिबली टेरिफाइड ने अपने भाई की बाहों को एग्रेसिवली पकड़ लिया और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई। उसने उसे याद दिलाया कि इन लड़कियों ने कभी खुद को जन्म देने का चॉइस नहीं लिया। टीयर्स में टूटते हुए उसने जोर देकर कहा कि बावजूद इसके वे अभी भी जीवित हैं। उसने गुस्से में कहा कि कभी भी उनका इस्तेमाल करने या उन्हें मरने देने की बात न करे। मिनोरी फिर अपने क्लोन को टाइट हग किया, समझाते हुए कि ये लड़कियां उसके खुद के सेल से बनी हैं, वे उसकी छोटी बहनों जैसी हैं। क्या यह स्वाभाविक नहीं कि अगर उसकी बहनें मदद के लिए चिल्लाएं तो उन्हें बचाना चाहें। मकोटो अभी भी एनरेज्ड ने चिल्लाकर कहा कि अगर मिनोरी के क्लोन्स मैंशन में हैं, वे वहां इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और अंततः अशिकी से रिवेंज ले सकते हैं। उसने कहा कि यह एक बार में जीवन का अवसर है। मिनोरी ग्लेरिंग ने उसकी मोरालिटी चैलेंज की, पूछा क्या दूसरों की बलि देकर अपने लक्ष्य पूरा करना उन्हें अशिकी और उसके लोगों से अलग बनाता है। मकोटो फ्रस्ट्रेटेड समझाने की कोशिश किया कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। हालांकि मिनोरी डिटरमिन्ड ने अपने क्लोन को देखा और वाव किया कि वे सभी को बचाएंगे। जिसने अपनी बहनों को ट्रैश की तरह ट्रीट किया, इशिकी सेया उसके पापों की सजा भुगतेंगे। उसका दिल रेज से भर गया और डेडली ऑरा स्वर्ल होने लगी, जैसे उसने अपने हाथों से उसे मारने का इंटेंशन स्क्रीम किया। मिनोरी की अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन को देखकर मकोटो आखिरकार मान गया, अग्रीइंग टू सेव द क्लोन्स। उसने मिनोरी से माफी मांगी कि उसे डराया। मिनोरी ने रीअश्योरेंस दी कि चिंता की जरूरत नहीं, वे उन्हें रेस्क्यू करेंगे। उसने प्रॉमिस किया। इमोशन में ओवरकम उसका क्लोन अपनी टीयर्स पहुंचते हुए नोट किया। रिजॉल्व स्ट्रेंथेंड, भाई बहन मिशन के लिए रवाना हुए। इसी बीच मैंशन पर इशिकी रेज में कंज्यूम था। उसने सेवरल क्लोन्स को वायलेंटली मारा, पूछते हुए कि बिना सेल्फ अवेयरनेस वाला कोई कैसे एस्केप कर गया। उसने उन्हें स्क्रीम किया, डिमांडिंग जवाब, और फ्यूरियसली पूछा क्यों किसी ने उसे रोका नहीं। उसकी आवाज हॉल में गूंजी। उसने ऑर्डर दिया कि क्लोन तुरंत रिट्रीव करें। क्लोन्स ने एनोट किया। ट्रियो सिटी पहुंचे। क्लोन्स उस यंग वुमन का पीछा कर रहे थे। तभी वह एक ब्लॉक से टकराई और गिर पड़ी। क्लोन्स ने उसे कैप्चर किया और मंशन को रिपोर्ट किया कि उन्होंने टारगेट पा लिया है और उसे लेकर लौट रहे हैं रेजिस्टेंस रोकने के लिए। उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक शॉट से अनकॉन्शियस कर दिया। मकोटो क्लोन के साथ उन्हें देख रहा था। पता चला कि कैप्चर्ड व्यक्ति असल में मिनोरी थी। मकोटो ने कमेंट किया कि लगता है उन्होंने सच में उसका पीछा किया जब वो भागी। मिनोरी का क्लोन ने कहा कि ऐसा लगता है। फिर मिनोरी का क्लोन ने मकोटो से पूछा कि ओरिजिनल ठीक रहेगा। उसने रीअश्योरेंसेस दी कि मिनोरी फाइन
डिजाइन होगी और इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। इसके साथ तो उन्होंने उस ग्रुप का पीछा किया। मकोटो जब मेंशन पहुंचा तो उसने उस ग्रैंड स्ट्रक्चर को देखकर कहा कि अशिकी का मेंशन तो उससे भी बड़ा निकला जितना उसने इमेजिन किया था। मिनोरी की क्लोन ने उसे बताया कि जब वो लोग अपने बेस पर थे तब उनकी जॉब इसी जगह सर्व करना थी। इससे पहले मिनोरी अपनी क्लोन को तैयार कर रही थी और उसके गाल पर वैसा ही निशान बना रही थी जैसा बाकी क्लोन्स पर था। मकोटो हाथ में एक बैग लेकर आया। मिनोरी ने क्यूरियस होकर पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि ये उसका कान है। मिनोरी घबरा गई, लेकिन उसने जल्दी से समझाया कि ये उसकी बॉडी मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल है। अगर वो इसे अपने पास रखेगी तो वो अंदर क्या हो रहा है सब सुन सकता है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और भरोसा दिलाया कि कुछ भी हुआ तो वो तुरंत अंदर अटैक करने आ जाएगा। मिनोरी ने हाँ में सिर हिलाया। जाते समय मकोटो ने उसे आवाज देकर कहा कि वो उस पर पूरा भरोसा कर रहा है। मेंशन के अंदर क्लोन्स मिनोरी को लेकर आशिकी के सामने पहुंचे और बोले कि उन्होंने नंबर 10 को पकड़ लिया है जो भाग गई थी। आशिकी ने इस रिपोर्ट पर बस ताना मारा। वो मिनोरी की तरफ मुड़ा और गुस्से में चिल्लाया कि वो क्यों भागी थी। मिनोरी घुटनों पर बैठकर बोली कि उसने बाहर एक संदिग्ध शख्स देखा था और उसे फॉलो करने निकली थी। उसने कहा कि इंट्रूडर को खत्म कर दिया गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आशिकी ने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने फिर अपनी मर्जी से कुछ किया तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। ये कहकर वो चला गया। चाहते ही हेरोडोटो ने रिमोट मीटिंग कॉल की और ठंडे अंदाज में कहा कि ये मामला उसके खत्म होने से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। मिनोरी ने धीरे से हामी भरी। बाहर ये सब सुनते हुए मकोटो ने भौहें चढ़ाई और सोचा कि गेट रिड ऑफ इट से उनका मतलब आखिर है क्या। इस बीच मिनोरी और उसकी क्लोन एक कमरे में पहुंची और मिनोरी सामने का नजारा देखकर दहशत में जम गई। फर्श पर क्लोन बॉडीज बिखरी पड़ी थी। खून हर कोने पर छिटका हुआ था। क्लोन्स एकदम मैकेनिकल तरीके से लाशें साफ कर रहे थे। वो घबराकर बोली कि ये बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा क्रूर। वो दूसरी क्लोन की तरफ मुड़ी और कहा कि उन्हें जल्दी भागना चाहिए जब तक उसकी नजर उन पर नहीं है। लेकिन क्लोन उलझ गई और बोली कि उन्हें क्यों भागना चाहिए। मिनोरी हैरान रह गई कि उसने ऐसा जवाब दिया। क्लोन बोली कि अपने मास्टर की सर्विस करना ही उनका ड्यूटी है। मिनोरी ने बाकी क्लोन्स को पुकार कर कहा कि समझो तुम लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन वो सब अपने काम में लगे रहे और बोले कि वो तो बस बॉडीज डिस्पोज कर रहे हैं। मिनोरी ने पूछा कि उन्हें ये गलत क्यों नहीं लगता। वो बोली कि ऐसी जगह कोई कभी हैप्पी नहीं हो सकता। क्लोन्स ने पूछा कि हैप्पीनेस होती क्या है। मिनोरी चुप रह गई जब क्लोन ठंडे अंदाज में बोली कि वो मास्टर की स्लेव्स हैं। उन्हें ना अपनी विल की जरूरत है, ना सेल्फ अवेयरनेस की। उन्हें बस कमांड पर सर्व करना है, कमांड पर सजा लेनी है, कमांड पर अपना शरीर देना है। इसके अलावा कुछ नहीं। वो सब बस ऑन ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मास्टर यूज करता है। बाहर मेंशन के पास मकोटो ये सब सुनकर गुस्से में मुट्ठियां भींच चुका था। वो झुंझलाहट में पास के पेड़ पर हाथ मार देता है। अंदर मिनोरी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। वो बोली कि ये सब पूरी तरह गलत है। क्लोन्स ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार तंग आकर मिनोरी चिल्लाई कि ये बिल्कुल गलत है। अचानक उसने क्लोन को कसकर गले लगा लिया और बोली कि वो उसे सबसे ज्यादा अच्छे से जानती है। उसने धीरे से पूछा कि क्या उसे दर्द हुआ है, क्या उसे तकलीफ हुई है। क्लोन इस गर्माहट से हैरान होकर उसे दूर करने लगी और बोली कि उसे छोड़ दो, लेकिन मिनोरी नहीं मानी। वो बाकी क्लोन्स की तरफ मुड़ी और चिल्लाकर बोली कि ये बात कि उनके पास कोई विल नहीं ये झूठ है, और ये बात कि उनका कोई सेल्फ नहीं ये भी झूठ है। वो बोली कि वो बस इसे एक्सप्रेस करना नहीं जानते और ये ठीक है। उसने क्लोन का हाथ पकड़ा और बोली कि वो जरूर उसे बचाएगी। क्लोन हिचकिचाई और बोली कि मिनोरी समझ नहीं रही। उसी वक्त अशिकी गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आया। वो चिल्लाया कि किसने उन्हें बोलने की परमिशन दी थी। सारे क्लोन्स छट से झुक गए, लेकिन मिनोरी सीधी खड़ी रही। अशिकी उसकी नाफरमानी पर उबल पड़ा और उसे जोर से मुक्का मारा। वो चीखा कि वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जिसे डिस्पोज कर देना चाहिए। मिनोरी चोट से लड़खड़ाई और उसे अशिकी द्वारा किए गए टॉर्चर की यादें तड़पाने लगी। उसने दांत भींचकर उसकी तरफ आक्रामक नजर से देखा। इससे अशिकी और भड़क गया। वो चीखा कि उसके चेहरे पर यह लुक क्या है। उसने अपना स्वॉर्ड निकाला और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तभी पीछे से एक क्लोन ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई और कहा कि अशिकी रुके। ये सुनकर अशिकी पागलपन में आ गया। उसने बिना सोचे क्लोन पर एरो से अटैक कर दिया और दहाड़ा कि वो उसे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर उन्होंने ऐसे ही अपनी मर्जी से काम किया तो वो सब मर जाएंगे। वो फिर से अटैक उठाने ही वाला था कि मिनोरी कूदकर उस वार को ब्लॉक कर देती है। अशिकी हैरान रह जाता है और बड़बड़ाता है कि एक क्लोन दूसरे क्लोन को प्रोटेक्ट कर रही है। वो अपनी स्वॉर्ड पर लगा खून चाटता है और मिनोरी को गौर से देखता है। फिर उसे समझ आता है और वो हंसने लगता है। वो मिनोरी को ताना मारता है कि क्या वो असल में रियल किरू मनोरी है। बाहर मकोटो ये सब सुनते ही मेंशन की तरफ दौड़ पड़ता है। वो क्लोन को बताता है कि अशिकी को सच पता चल गया है। फिर वो बिना रुके अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर गया अलार्म बज उठे और
पूरे मेंशन में इंट्रूडर अलर्ट फैल गया। आशिकी मुस्कुराया और बोला कि मिनोरी का बड़ा भाई उसे बचाने आ गया है। वो बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मकोटो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मिनोरी गुस्से में पूछती है कि उसका मतलब क्या है। आशिकी हंसकर बताता है कि पूरा मेंशन कॉम्बैट ट्रेन क्लोन से भरा है। वो पागलपन से कहता है कि वो सब मिनोरी की छोटी बहन जैसे दिखते हैं। वो मजे से सोचता है कि देखता हूँ वो कितना फाइट कर पाता है। उधर मकोटो की लड़ाई कॉम्बैट क्लोन से शुरू हो चुकी थी। एक क्लोन उस पर अटैक करने आया, लेकिन तभी मिनोरी की क्लोन कूदकर बीच में आ गई और दूसरे क्लोन को धक्का देकर हटाया। वो तेज आवाज में बोली कि नंबर 10 क्या कर रही है। उसने चिल्लाकर कहा कि मकोटो उसका रियल बड़ा भाई है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ी हो गई। क्लोन्स ने बेरुखी से कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मास्टर ने इंट्रूडर को खत्म करने का ऑर्डर दिया है और चाहे वो उसका भाई हो या नहीं। ऊपर से मिनोरी की क्लोन ने इंट्रूडर को बचाने की कोशिश की है, इसलिए अब वो भी दुश्मन मानी जाएगी और खत्म कर दी जाएगी। मकोटो ने उसे रोककर शांत आवाज में कहा कि सब ठीक है। वो बोला कि बड़े भाई के तौर पर अब सब कुछ वो ही संभालेगा। उसने अपना फेस मास्क पहन लिया और उसके शरीर से लाल पावर एनर्जी उठने लगी। उधर अशिकी मिनोरी को तड़पा कर मजा ले रहा था। वो उसे स्वॉर्ड से काट रहा था, उसके बाल खींच रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। वो बोला कि रियल चीज का मजा ही अलग है। उसने उसे जोर से फेंका और जमीन पर पटक दिया। वो चीखा कि तोरा और पावर के मारे जाने के बाद से वो हर दिन गुस्से में जल रहा है। फिर उसने मिनोरी से पूछा कि वो वापस क्यों आई जब वो पहले भाग चुकी थी। उसने उसे फिर मारा और ताने मारकर बोला कि क्या वो उसकी पेट बनने वापस आई है। मिनोरी गुस्से में कांप रही थी। उसने मुट्ठियां भींची और चिल्लाते हुए कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी जिसने उसके साथ और इन बच्चों के साथ खेल किया है। अशिकी ने बेफिक्री से पूछा कि क्या वो सच में उससे बदला लेना चाहती है। फिर उसने एक क्लोन के बाल पकड़कर उसे आसानी से उठा लिया। वो बोला कि मिनोरी इन पपेट्स को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है। और फिर उसने मुस्कुराकर क्लोन की गर्दन स्वॉर्ड से काट दी और बोला कि उसके लिए ये कितना मुश्किल होगा। मनोरी की आंखें डर से पूरी खुल गई। सामने जो भयानक सीन था उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। गुस्से से भरी वो आगे कूदी और इशिकी को कंधे से पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। इशिकी ने उसकी कोशिश पर एक घटिया सी स्माइल दी और मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या सच में उसे लगता है कि इतने घटिया स्किल से वो एक स्वॉर्ड्समैन को अटैक कर सकती है। अचानक उसने मनोरी के हाथ पर वार किया और उसे जोर से किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। नीचे पड़े उसे देखकर वो बोला कि वो उसे एक चीज सिखाएगा। ये बच्चे जिन्हें वो बचाने की इतनी कोशिश कर रही थी असली में जिंदा ही नहीं थे। फिर उसने बिना रुके क्लोन को दो हिस्सों में काट दिया। ठंडी आवाज में बोला कि चाहे वो उनसे खेले या उन्हें तोड़ दे, ये सब उसके ऊपर है। मिनोरी तुरंत आगे कूद गई क्लोन को बचाने के लिए। उसके अंदर की फायर साफ दिख रही थी। इशिकी ने उसे देखकर टेढ़ी सी स्माइल दी और बोला कि उसने उसके चेहरे पर इतनी रियल एक्सप्रेशन देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी स्वॉर्ड को जीभ से चाटा। उसकी आंखों में पागलपन जैसा मजा चमक रहा था। वो बोला कि वो इस एक्सप्रेशन को प्योर डिस्पेयर में बदल देगा। मनोरी ने बाकी क्लोन्स के सामने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें प्रोटेक्ट किया। इशिकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने स्वॉर्ड घुमाई और उसके दोनों कलाई गहरी कट गई। मिनोरी दर्द में चिल्लाई। वो पीछे नहीं हटी। उसने अपना स्किल एक्टिवेट किया। एक मैजिक सर्कल बना जिसमें येलो और रेड एनर्जी घूम रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो अटैक कर पाती, इशिकी ने उसके पास वाले क्लोन को चाकू से भोंक दिया और उसे मूव न करने को बोला। मिनोरी का स्किल फेल हो गया। वो जमीन पर गिरकर बैठ गई, पूरा बॉडी घावों से भरा, खून से भीगा हुआ। इशिकी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसे अपनी हालत का अंदाजा है। फिर वो क्लोन को बार बार चुभौता रहा। उसकी स्माइल और बड़ी होती गई। वो बोला कि जिनको वो बचाने की कोशिश कर रही है वो बस बेकार सी डॉल्स है। मिनोरी फ्रस्ट्रेशन से कांप रही थी। उसने दांत भींचे और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। इशिकी उसकी हालत देखकर हंसा और पूछा कि आखिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है उन्हें बचाने के लिए। फिर बोला कि कम से कम मदद मांगने का सही तरीका तो सीखे। हंसते हुए उसने जमीन की तरफ इशारा किया और उसे घुटनों पर आने को बोला। मनोरी का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इशिकी ने फिर उसे भौंका, इस बार और जोर से। वो चिल्लाया कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या उसे उनकी मदद नहीं करनी। फिर गुर्राते हुए बोला कि जमीन पर गिरो और बात मानो। उसकी आंखों में पागलपन वाली खुशी थी। उसने अपने ब्लेड जैसे उंगलियां ऊपर की और बोला कि क्योंकि उसने घुटने नहीं टेके अब वो नतीजा देखेगी। उसने गुस्से में क्लोन की तरफ प्लेट फेंक, बोला कि ये डॉल्स अब और ज्यादा तकलीफ झेलेंगी। मनोरी की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वो चिल्ला पड़ी, रुकने को विनती करती हुई। इशिकी ने उसकी बातों की नकल उतारकर मजाक उड़ाया, बोला बस इतनी सी बात। मिनोरी हार कर घुटनों पर गिर गई और उससे दया की भीख मांगने लगी। वो बोली कि प्लीज बच्चों को और मत सताओ। इशिकी ने संतोष की स्माइल दी, फिर बोला अब क्या किया जाए। उसने याद दिलाया कि ये क्लोन्स उसके टॉय हैं। फिर उसने जोर से उसके पेट पर पैर मारा, बोला अगर उसे सच में उन्हें बचाना है तो उसके बदले खुद सामने आए। उसने स्वॉर्ड उसके सामने रखकर
ऑर्डर दिया कि उसकी ब्लेड को चाटे। मिनोरी पूरी बॉडी कांपते हुए रुक गई। उसे घिन महसूस हो रही थी। इशिकी ने उसे याद दिलाया कि मना करने का हक उसके पास नहीं। फिर उसने क्लोन का एक हाथ काट दिया। उसके दर्द से चीखने की आवाज सुनकर वो मजे से हंसा। उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसके सामने सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने की इजाजत है, यस या अंडरस्टूड। डर से टूटी हुई मिनोरी ने हाँ कही और मजबूरी में उसका हुक्म माना। उसने स्वॉर्ड चाटा और इशिकी जोर से हंसने लगा, लेकिन उसी पल उसने उसका जीभ बेरहमी से काट दी। मिनोरी दर्द से चीख उठी। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। इशिकी ने डरावनी स्माइल के साथ उसकी कटी हुई जीभ का टुकड़ा पकड़कर खा लिया। पागलों की तरह उसे टेस्ट करते हुए वो सांस खींचने लगा। मिनोरी डर से पागल होकर भागने लगी, लेकिन वो उसे गले से पकड़कर रोक लेता है। उसे घुटन महसूस होने लगी। वो बोला कि उसे भागने नहीं देगा। वो उसके कपड़े फाड़ने लगा। उसका पागलपन भरी हंसी कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखों में एक गंदी सी इच्छा जल रही थी। वो और दर्द देखना चाहता था। तभी इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, एक जोरदार धक्का उसे दूर फेंक देता है। माकोटो सही समय पर पहुंच चुका था। गुस्से से भरा उसका पंच सीधे इशिकी पर पड़ा। उसने पूरी ताकत से वार किया अपनी बहन को बचाने के लिए। इशिकी को अटैक करने के बाद माकोटो तुरंत मिनोरी के पास पहुंचा। उसे कपड़े से ढककर बोला कि सॉरी, वो लेट हो गया। मिनोरी मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, उसे पता था वो आएगा। इशिकी गुस्से से उठकर बोला कि माकोटो ने मेंशन में उसके क्लोन्स का क्या कर दिया? क्या उसने उन्हें मार दिया? अपनी बहन की कॉपी की बात करते हुए माकोटो ने साफ शब्दों में कहा कि वो उन्हें कभी नहीं मारेगा, क्योंकि वो उसकी बहनें हैं। हाँ, उसने थोड़ा रफ यूज किया, पर बस बेहोश किया। इशिकी ने हंसकर उसे बोरिंग कहा। बोला अगर वो होता तो चीजें और इंटरेस्टिंग कर देता। वो माकोटो को पकड़कर उसकी बहन के साथ उसके सामने बार बार गलत काम करता। माकोटो का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा कि वो उसे एक बार नहीं 1 मिलियन बार कुचलेगा, और बिना रुके उस पर अटैक कर दिया। इशिकी ने उसकी ताकत देखकर माना कि इसी वजह से उसने क्लोन्स को हरा दिया था। फिर उसने अपनी स्किल यूज की, लाइटनिंग गॉड फ्लैश, और माकोटो के हाथ काट दिए। लेकिन माकोटो रुका नहीं। उसने बॉडी मैनिपुलेशन स्किल से उन्हीं कटे हाथों से इशिकी को जोरदार मार मारी और उसे दीवार के पार उड़ा दिया। इशिकी चिल्लाया। हॉल में खड़े क्लोन्स को बोला कि वो उसकी शील्ड बने। क्लोन्स उसकी ढाल बन गए। माकोटो ने उसका मजाक उड़ाया। बोला कि वो कितना कमजोर है, उन्हीं लड़कियों के पीछे छुप रहा है जिन्हें उसने यूज किया था। इशिकी पागल होकर चीखा कि चुप रहो, वो उसकी डॉल्स हैं, वो उनसे क्या करेगा ये उसकी मर्जी। माकोटो चिल्लाया कि अब बहुत हो गया। तभी इशिकी ने क्लोन्स को बोला कि माकोटो को पकड़ो। क्लोन्स ने अटैक किया। माकोटो उन्हें डॉज करता हुआ मिनोरी को इमेजिन कर रहा था। तभी मिनोरी भाई को चिल्लाकर बुलाती है, लेकिन एक क्लोन उसे काट देती है। मिनोरी दर्द से चिल्लाती है। माकोटो की नजर उसकी तरफ चली जाती है। क्लोन्स उसे पकड़ लेते हैं। वो तड़प कर कहता है उसे छोड़ दो, मेरी प्रेशियस इंसान को मत छू। तभी उसकी आंखों के सामने क्लोन को कई स्वॉर्ड और एरो से भोंक दिया जाता है। इशिकी हंसता है और पीछे से माकोटो पर अटैक करता है, बोलते हुए कि मिनोरी उसकी प्रेशियस छोटी बहन है, जाकर उसे बचाए। तभी एक क्लोन बीच में कूदकर वार खुद पर ले लेती है। माकोटो रोते हुए उससे माफी मांगता है। वो कहती है ये उसका काम है। इशिकी ने चिढ़कर और जोर से वार किया। बोला ये उसका काम नहीं था, वो बस उसकी ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। माकोटो की आंखों में आग भड़क उठी। इशिकी ने स्वॉर्ड निकालकर चिल्लाते हुए पूछा कि उसकी आंखों में ऐसा लुक क्यों। वो फिर लपक कर अटैक करता है, लेकिन माकोटो बच जाता है। इशिकी ने मजाक उड़ाया कि वो भाग रहा है, फिर बोला कि वो क्लोन को मार देगा और बदले में मिनोरी को और सताएगा। माकोटो सहन नहीं कर पाया। वो कूद कर क्लोन को बचाता है, खुद वार खाता है। इशिकी हंसा, बोला कि वो रेसिस्ट ही नहीं कर रहा। मिनोरी अपने भाई को चिल्लाकर बुलाती है। इशिकी ने धमकी दी कि अगर माकोटो ने रेसिस्ट किया तो वो उसकी बहन को और टॉर्चर करेगा। उसने अपनी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक सर्पेंट सेवरिंग यूज की और माकोटो के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। माकोटो जमीन पर गिर गया। इशिकी ने उसका सिर पैर से दबाकर बोला कि अब वो देखेगा कैसे वो उसकी बहनों के साथ मजे करेगा। लेकिन तभी माकोटो ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया। इशिकी की आंखें डर से फैल गईं। माकोटो रीजनरेट हो गया था। वो खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से एक डार्क और डेंजरस ऑरा निकल रही थी। उसने स्माइल करके पूछा कि इशिकी को क्या लगता था कि उसने जीत ली। चौंक कर इशिकी चिल्लाया कि मकोटो बस एक डेड मैन वॉकिंग है। एटीट्यूड दिखाते हुए मकोटो ने अपना हाथ आगे किया और पीछे खड़ी क्लोन्स को प्रोटेक्ट किया। इनमें से एक क्लोन कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो अने ही प्रोटेक्ट करने के लिए इतना आगे क्यों जा रहा है। मकोटो हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है कि अपनी सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे किसी रीजन की जरूरत नहीं। क्लोन्स उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती हैं। इशिकी हंसते हुए पूछता है कि आखिर मकोटो खुद को किस तरह का ब्रदर समझता है। वो ताने मारते हुए कहता है कि ये क्लोन
व्हाइट लाइटर लोटस टेक्नोलॉजी से बने डॉल्स हैं। मकोटो कितना भी प्रोटेक्ट कर ले, आखिर वो उसकी स्लेव्स ही हैं जिन्हें उसी की बात माननी पड़ेगी। हंसते हुए इशिकी क्लोन्स को ऑर्डर देता है कि मकोटो को मार दो और बोले कि जो ये करेगा उसे वो रिवॉर्ड देगा, लेकिन क्लोन्स बिल्कुल नहीं हिली। इशिकी गुस्से में चिल्लाया कि उसका ऑर्डर इग्नोर मत करो, फिर भी क्लोन्स हेजिटेट करती रही। मिनोरी की क्लोन नंबर 10 आगे बढ़ी। उसने बाकियों को आवाज दी, बोली कि अब तो उन्हें समझ जाना चाहिए। इशिकी के दांत भींच गए, उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। क्लोन आगे बोलती रही कि याद करो उन्होंने क्या क्या झेला है, ये मैन इन्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था और उनका रियल एनिमी कौन है। क्लोन्स ने एक दूसरे को मिस्टीरियस नजरों से देखा और उनका फोकस इशिकी पर चला गया। अब इशिकी डर चुका था। क्लोन्स ने उसे घेर लिया और एक साथ बोलते हुए कहा कि वो उसे अपने ब्रदर को हर्ट नहीं करने देंगे। क्लोन्स ने इशिकी को घेर लिया और माइनोरी की क्लोन नंबर 10 और मकोटो सोचने लगे कि क्या हो रहा है। डॉल ने बताया कि वो किरू मानोरी की क्लोन्स हैं, जेनेटिक लेवल पर वो ऑलमोस्ट सेम है। नहीं, वो ओरिजिनल मानोरी जैसी हैं। शायद इसलिए वो सीन्स जो ओरिजिनल मानोरी ने देखे थे उसके माइंड में आने लगे। उसने बताया कि उसने देखा था कि कैसे उनका भाई उन्हें डेस्परेटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहा है। मकोटो को तब समझ आया कि ये बॉडी मैनिपुलेशन स्किल है। बॉडी मैनिपुलेशन एक ऐसा स्किल है जिसमें यूजर अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को भी फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। मिनोरी ने जो विजन देखा वो उसने अनजाने में अपने जैसी जेनेटिक्स वाली क्लोन्स के साथ शेयर कर दी। इशिकी फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाया कि ये डॉल्स सिर्फ उसी की हैं। वो गुस्से में चिल्लाया कि उसे पपेट की तरह बिहेव करना चाहिए और उसके ऑर्डर मानने चाहिए, लेकिन क्लोन्स ने मना कर दिया। डॉल्स ने बोला कि उन्हें पता नहीं ये वार्मथ क्या है, लेकिन जो भी उनके ब्रदर को हर्ट करेगा वो उनका एनिमी है, चाहे कोई भी हो। इविल ग्रिन के साथ इशिकी बोला अब वो अपनी ब्लेड से इन्हें टुकड़ों में काट देगा। उसने अपनी सोर्ड निकाली तो मकोटो तुरंत आगे आ गया और चैलेंज किया कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। मकोटो ने एक जोरदार पंच मारा और इशिकी को जमीन पर गिरा दिया। क्लोन्स ने भी उसकी दोनों हाथों पर जवलिन से अटैक किया। इशिकी दर्द से चिल्लाता रह गया। इशिकी जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह घायल और हेल्पलेस। मकोटो की आंखों में आग थी। उसने पूछा कि उसे कैसे किल करे, पर मिनोरी ने बीच में रोककर रिमाइंडर दिया कि उसका प्रॉमिस है और वो खुद ये करेगी। उसकी आंखों में लाल गुस्सा था। उसने बोला कि इस बार वो खुद रिवेंज लेगी, वरना उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। इशिकी डर से पागल होकर चीखने लगा। क्लोन्स ने उसकी दोनों टांगे पकड़ ली। मानोरी ने एक बड़ा हथियार पकड़ लिया। उसकी बॉडी से एक डेंजरस ऑरा निकल रही थी। उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो करने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर हथियार नीचे मारा। वार अशिकी की सबसे कमजोर जगह पर पड़ा। एक भयानक आवाज आई। अशिकी दर्द से तड़पने लगा। उसका खून निकलने लगा। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। मिनोरी फिर चीखी कि ये काफी नहीं, वो तब तक क्रश करेगी जब तक उसकी आवाज खत्म न हो जाए। जैसे ही वो फिर अटैक करने वाली थी, क्लोन नंबर 10 ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उन्होंने अनइमेजिनेबल पेन सहा है। सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत से लोग उसके हाथों टॉर्चर होकर मारे गए। डेडली नजरों से उसने कहा कि इशिकी को वही सफरिंग फील करानी चाहिए, नहीं उससे भी ज्यादा। मकोतो ने बीच में कहा कि वो समझता है। उसने माना कि उन्होंने हेल जैसा सब झेला है, बार बार मारे गए, बार बार वायोलेट हुए। एक क्लोन ने मकोटो को बताया कि मैंशन के बेसमेंट में एक डंजन का क्रीचर कैद है। उसे बकुरान की टेक्नोलॉजी से ड्रग देकर ऐसा बना दिया गया है कि वो किसी भी मूविंग चीज को वायलेट कर देता है। मकोतो ने पूछा कि क्या वो मैन को भी अटैक करेगा। क्लोन ने कंफर्म किया और बताया कि पहले भी एक हंटर को इसने वायलेट किया था, जिसने सेइया इशिकी का विरोध किया था। मकोटो ने मनोरी से पूछा कि क्या वो इसके लिए रेडी है। मनोरी ने कहा कि अगर इससे इशिकी पर उनका रिवेंज पूरा होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मकोटो ने एग्री किया और कहा रास्ता दिखाओ। क्लोन नंबर 10 ने इशिकी को चेन करके बेसमेंट तक घसीटा। इशिकी रोता चिल्लाता रहा। लैब में पहुंचकर क्लोन नंबर 10 ने केज खोली और इशिकी को मॉन्स्टर के सामने फेंक। इशिकी डर के मारे चीखने लगा। उसके ऊपर एक जायंट बीस्ट था। उसकी आंखों में लाल चमक। मकोतो ने पहचाना कि वो एम्परर ऑर्क है। उसने सोचा कि अकेला एक एम्परर ऑर्क पूरी एक नेशन को बढ़ाने की ताकत रखता है। क्लोन ने बताया कि पहले ये सिर्फ फीमेल्स में इंटरेस्टेड था, लेकिन बायोइन के ड्रग एक्सपेरिमेंट्स ने इसे इस हालत तक पहुंचा दिया कि अब ये जेंडर की परवाह नहीं करता। माइनोरी घबराकर अपना मुंह ढक लेती है और कहती है कि वो ये नहीं देख सकती। क्लोन नंबर 10 ने शटर नीचे कर दिया। क्रीचर ने इशिकी के कपड़े फाड़ दिए। उसकी डरावनी चीख बेसमेंट में गूंज उठी। वो इशिकी को दबाकर टॉर्चर करने लगा। मकोतो और मनोरी ने नजरें फेर ली। क्लोन नंबर 10 ने पूछा क्या वो ठीक है। उन्होंने कहा हम ठीक है। मकोतो ने माना कि वो थोड़ा टायर्ड फील कर रहा है। मनोरी ने भी कहा कि उसे भी सेम लग रहा है। दोनों काफी शेकन दिख रहे थे। क्लोन्स ने मुस्कुराकर कहा कि वो टी बना देती हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। कुछ समय बाद वो लैब में चाय पी रहे थे। क्लोन नंबर 10 ने थैंक्स बोला
कि उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की परमिशन दी। मकोटो ने सांस लेते हुए कहा कि वैसे भी वो आशिकी को किल करने वाला था, टाइमिंग बस सही हो गई। मिनोरी ने बताया कि उसने रिक्वेस्ट लिया था कि किसी को किल नहीं करेगी, इसीलिए लड़ाई शुरू होने के बाद से कोई नहीं मरा। क्लोन नंबर 10 ने झुककर बिल्कुल दिल से थैंक्स कहा। मकोटो ने बोला कि इस बात के लिए थैंक्स की जरूरत नहीं। टॉपिक चेंज करते हुए मकोटो ने कहा कि उसे मैंशन का टूर चाहिए क्योंकि उन्हें सप्लाईज और बायोरिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। क्लोन नंबर 10 ने मुस्कुराकर हाँ बोली। उसने कहा कि वो एंड तक यहीं रुकेगी और बाकी सब संभालेगी। उसने क्लोन नंबर 3 को बुलाया और कहा कि वो अपने बिग ब्रदर को गाइड करे। नंबर 3 ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और रास्ता दिखाने लगी। चलते हुए मकोटो ने पूछा कि वो आगे क्या करने वाले हैं। नंबर 3 ने बोला कि उन्हें नहीं पता, वो पैदा होने का फैसला उन्होंने नहीं किया, उन्हें क्रिएट किया गया। वो बोली कि इस दुनिया में शायद कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मकोटो तुरंत चिल्लाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर पूरी दुनिया उन्हें एक्सेप्ट न करे फिर भी वो और मिनोरी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो क्यों पैदा हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें जीने का हक है। नंबर 3 उसकी बात सुनकर शॉक हो गई और फिर मुस्कुराई। उसने कहा कि वो राइट है और वो अपनी लाइफ पूरा जिएगी। उसने रूम का पासवर्ड डालकर डोर खोला, मुस्कुराकर माकोटो की तरफ मुड़ी और बोली कि वो अपनी लाइफ पूरा एंजॉय करेगी। तभी अचानक उसके गले पर अटैक हुआ, उसकी नेक कट गई। मकोटो शॉक में जम गया। उसकी आंखों के सामने नंबर 3 का सिर उसके बॉडी से अलग होकर गिर गया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर स्मर्क और हाथ में ब्लड से भरी ब्लेड। वो था हिरोडो। स्मर्क करते हुए उसने बोला, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। कीरा खड़ा था, उसकी प्रेजेंस कोल्ड और डेंजरस। उसकी ब्लेड से अभी भी खून टपक रहा था और उसके गाल पर ब्लड की एक लाइन थी। पीछे सारी मनोरी क्लोन्स खून से भीगे फ्लोर पर बिल्कुल लाइफलेस पड़ी थी। उसने मकोटो से पूछा, सेया इशिकी कहाँ है? मकोटो गिरे हुए क्लोन के शरीर के पास बैठा था। उसने अपना हाथ उसकी मोशनलेस चेस्ट पर रखा हुआ था। उसकी आंखों में भरा गुस्सा कीरा पर टिका हुआ था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कीरा एक कदम आगे बढ़ा और बोला कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मकोटो और मिनोरी का इमोशनल रियूनियन देखना चाहता था। फिर उसका चेहरा डार्क हो गया और उसने अपना असली इरादा बताया। वो सबको खत्म करने आया था। बिना वार्निंग दिए कीरा ने हवा में अपनी तलवार घुमाई। ब्लू एनर्जी का फ्लैश निकला और सिर्फ हवा के प्रेशर से ही मकोटो के दोनों हाथ कट कर गिर गए। मकोटो की आंखें शॉक से फैल गई। कीरा ने टॉन्ट किया कि मकोटो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। गुस्से में भरकर मकोटो उस पर झपट पड़ा। उसके हाथ फिर से रिजेनरेट होने लगे क्योंकि वो इमॉर्टल था, पर उसके गुस्से की आग उसके दर्द से ज्यादा चल रही थी। उसने हवा में जंप करते हुए अपनी एनर्जी फिस्ट में जुटाई और पंच किया। कीरा ने इजीली डॉज कर लिया और बोला, मकोटो उसकी उम्मीद से कहीं स्लो है। मकोटो ने फिर पंच किया, फिर वही। कीरा ने मजाक उड़ाते हुए डॉज कर लिया। कीरा ने बैटल स्टांस लिया। उसकी ऑरा तेज चमक रही थी। उसने सोर्ड को टाइट पकड़ा और बोला कि ऐसी रेकलेस अटैक्स बेकार है। फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला कि वो मकोटो को रियल फाइट करके दिखाएगा। उसने फिर स्लैश किया। फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि इस बार सिर्फ मकोटो का हाथ नहीं कटा, पीछे की दीवार भी टूट गई। मकोटो स्टन्ड रह गया। इतनी प्रेशर से उसका बॉडी भी फट गया और दीवार भी ध्वस्त हो गई। मकोटो ने उसे मॉन्स्टर कहा। कीरा हंसकर बोला कि इमॉर्टल होकर किसी को मॉन्स्टर बुलाना गलत है। मकोटो ने अपने फ्रेश वूंड को देखते हुए रीजनरेशन एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। उसकी स्किल काम नहीं कर रही थी। पैनिक शुरू हो गया। रिजनरेशन रुक गई थी। कीरा ने कहा कि उसने अपनी सोर्ड पर होली एट्रीब्यूट लगाया था, इसलिए मकोटो रीजनरेट नहीं कर पाएगा कुछ टाइम तक। मकोटो डर गया। कीरा की पावर बहुत ज्यादा थी, जीतने का कोई चांस नहीं, पर उसे मनोरी को बचाना था। इस पर वो अपनी जान भी दे सकता था। गटेड होकर उसने पूछा कि कीरा को पता कैसे चला कि वो यहाँ है। कीरा बोला कि सेया इशिकी की रिपोर्ट्स आनी बंद हो गई थी, इसलिए वो खुद चेक करने आया और उसे बस किस्मत से मकोटो मिल गया। फिर उसने मकोटो के शब्दों में वी पकड़ा और समझ गया कि मनोरी भी यहाँ है। मकोटो की आंखों में डर सब बता। कीरा ने ईवल स्माइल के साथ बोला कि वो कॉमरेड्स का बदला नहीं लेने आया, उल्टा वो थैंकफुल था कि मकोटो ने उन्हें मार दिया। मकोटो समझ नहीं पाया। तब कीरा ने हाथ फैलाते हुए कहा कि कॉमरेड्स को मारने से उसका पावर लेवल और बढ़ गया है, अब मकोटो को मारेगा तो और तेजी से लेवल अप करेगा। वो पागलों की तरह हंस रहा था। मकोटो हैरान होकर सोचने लगा कि ये मैन पागल हो चुका है। कीरा ने उसकी सोच का जवाब दिया कि उसे खुद नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो एक पल में गायब हो गया और अगले ही पल मकोटो के सामने आकर उसकी स्टोमक में तलवार घोंप दी। मकोटो के मुंह से खून उछला। कीरा ने उसे उठाया और हवा में लटका दिया। वो पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी लेवल तेजी से बढ़ रही थी। तभी कीरा को अपने पैरों में खिंचाव महसूस हुआ। मकोटो के कटे हुए हाथ उसके पैरों को पकड़ चुके थे। सामने मकोटो फिर से झपटा। एक हाथ अब भी कटा हुआ था, पर वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। मकोटो चिल्लाया कि वो कीरा को मार देगा। कीरा ने हंसकर कहा कि इम्पॉसिबल। उसने अपनी
अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। सैंक्चुरी, सेक्रेड रेल्म, एक ह्यूज एनर्जी ब्लास्ट निकली और मकोतो फिर से जमीन पर जा गिरा। वो फिर घुटनों पर था। कीरा ने पास आकर कई बार स्लैश किया, हर बार बोलता वी खून की धार बहती रही। मकोटो की रिजेनरेशन इतनी फास्ट नहीं थी कि वो स्ट्राइक्स को कैच कर पाए। कीरा ने थोड़ी देर उसे रिजेनरेट होने दिया, फिर सोड उठाते हुए बोला कि उसे तो बस एक्सट्रीम पावर चाहिए, चाहे मकोटो हो या मिनोरी, वो उन्हें नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने मकोटो को ऑप्शन दिया, अगर वो शांति से सरेंडर करे तो वो मनोरी को छोड़ देगा, वरना उसे पकड़कर भी मनोरी को ले जाएगा। मकोटो ने पूछा कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। कीरा बोला कि ये सब मकोटो के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। मकोटो पैनिक में डूब गया, उसका सिर झुक गया, पसीना टपक रहा था। वो जमीन पर घुटनों पर गिर गया और डर भरी आवाज में बोला कि उसे पकड़ ले, बस उसकी सिस्टर को छोड़ दे। बार बार मनोरी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। कीरा हंस के बोला कि मकोटो में कोई डिग्निटी या प्राइड बची भी है, फिर पास आकर बोला कि ठीक है, सिर्फ इस बार वो मनोरी को छोड़ देगा। मकोटो के चेहरे पर राहत आई, पर कीरा पास आकर हंसा, उस इविल ग्रिन के साथ बोला कि वो तो मजाक कर रहा था, वो मनोरी को वैसे भी मारने वाला था। मकोटो गुस्से में झपटा, उसने जोरदार पंच मारा, पर कीरा पीछे कूद गया और बच गया। तभी हवा में एक चमक और आकस्मिक प्रकट हुई। बची हुई 4 मैनोरी क्लोन्स अचानक वेपन्स लेकर कीरा के चारों ओर आ खड़ी हुई। उसने मॉक करते हुए पूछा कि अभी भी क्लोन्स बची हैं। मकोटो ने चिल्लाकर सबको रोकने को कहा। उसने वार्न किया कि वो कीरा को नहीं हरा सकती। कीरा ने एक ही वार में 2 क्लोन्स के शरीर को आधा कर दिया। मकोटो चीख उठा रोकने के लिए। बाकी क्लोन्स में से एक क्लोन असली माइनोरी और मकोटो की तरफ मुड़ी। उसके हाथ में एक डिवाइस थी। उसने बोला कि वो कीरा को नहीं हरा सकती, पर वो इतना टाइम जरूर दे सकती है कि मकोटो और माइनोरी भाग जाएं। कीरा ने उसे नोटिस किया। वो हवा में उड़कर उन पर अटैक करने आया। मकोटो माइनोरी और क्लोन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। क्लोन ने डिवाइस एक्टिवेट किया और लाइट में गायब होने से पहले बोली कि मकोटो और माइनोरी ने उन्हें हेल से बचाया है, अब उनकी बारी है। ब्लू ग्लो फैल गया। टेलीपोर्टेशन। माकोटो और मेमोरी शॉक में गायब हो गए। कीरा ने काटना चाहा, पर मैजिक ऑलरेडी काम कर चुका था। क्लोन बेहोश हो गई। कीरा समझ गया कि टेलीपोर्टेशन मैजिक है और इसके लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर चाहिए, उसकी टीम की मेज सैगरी जैसे। बाकी क्लोन्स ने उसे घेर लिया। कीरा हंसा और बोला कि नंबर कितने भी हों वो सबको काट देगा। एक क्लोन आगे बढ़ी, उसने अपना पिस्टल गिराया और अपनी शर्ट खोल दी। उसने कीरा को याद दिलाया कि क्लोन्स के पास कैसी एबिलिटीज होती हैं। उसे टेरू की बात याद आई, जो कीरा की टीम में था और जिसे माकोटो और माइनोरी ने मारा था। टेरू क्लोन्स को सिर्फ टूल्स कहता था, जिन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। कीरा के माथे पर पसीना आ गया। क्लोन ने अपनी शर्ट पूरी तरह फाड़ दी। उसके सीने में ग्लोइंग ब्लू स्टोन था, वही स्टोन जिससे टेलीपोर्टेशन होता था।